ओके तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ वैसे कल हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, बस इसको हम डिटेल में करेंगे विद केस लॉज, विद लॉट ऑफ इलस्ट्रेशंस। प्रिवेंटिव रिलीफ जो है जिसमें हम सेक्शंस कवर कर रहे हैं, सेक्शन 36 टू 42 तक, ठीक है। बाकी दो जो सेक्शन है 43 एंड 44 हैज ऑलरेडी बीन रिपील्ड, वो ऑलरेडी रिपील्ड हो चुके हैं। तो प्रिवेंटिव रिलीफ क्या है, यानी किसी चीज को रोकने के लिए रिलीफ मांगी जा रही है, और इसमें हम कवर करते हैं बेसिकली हमने ऑलरेडी वैसे कल डिस्कस किया है इंजंक्शन जर्नली एंड परपेचुअल इंजंक्शन, perpetual injunction and mandatory injunction, mandatory injunction, ठीक है। सेक्शन इसमें हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 36 एंड 37 यहां कवर किया गया है इंजंक्शन जर्नली, एंड देन वी हैव सेक्शन 38, 39, 38 perpetual injunction, 39 mandatory injunction, and then we have section 40 damages in lieu of or in substitution of the injunction, damages की बात करता है। and then 41 is very very important, 100% MCQ का क्वेश्चन होगा, मेंस का भी बनता है। when injunction will be refused, injunction when injunction refused, कब injunction नहीं दिया जाएगा, it's having 11 grounds when the injunction will be refused. And then ultimately last section is a 42 which deals with the injunction to perform negative agreement, injunction to perform negative agreement, ठीक है, नेगेटिव एग्रीमेंट। सेक्शन 36 में बात की गई इंजंक्शन क्या होता है, मतलब ये प्रिवेंटिव रिलीफ जो कैसे दी जाएगी, दैट कुड बी इन द टू वेज, ईदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन और इट कुड बी इन द परमानेंट। अब टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है सेक्शन 37 में, दैट इज डीलिंग विद द टेम्पररी, and again the same section 37 dealing with the permanent. Ultimately हम इस conclusion पे आते हैं कि temporary injunction जो होगा that is only for the time being होता है, और by the further order of the court, जब तक कोर्ट कोई और निर्णय ना ले तो for the time being दिया जाता है, जब तक कोर्ट कोई और ऑर्डर नहीं दे रही है, फाइनलिटी तक नहीं पहुंच रही है तो दिया जाएगा। and the temporary injunction would be governed by ऑर्डर नंबर 39, पर्टिकुलरली रूल नंबर 1 and 2, और इसके बाद भी इसके कुछ प्रोसीजर है, जैसे नोटिस 3 में दे रखा है, राइट, नोटिस 3 में है, 4 भी ठीक है, लेकिन 5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आज हम इसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड ऑर्डर नंबर 39, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट वुड बी द सेक्शन फॉर डीलिंग विद द इंजंक्शन? कोई सेक्शन भी है सीपीसी का? हु इज गोइंग टू टेल मी section with dealing with the injunction? कौन बताएगा जल्दी से, come on quickly, अरे जल्दी बताइए, किसी को आता है तो let me see, ये आप टेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी यामिनी, कौन सा सेक्शन है जो इंजंक्शन को डील करता है, टेम्पररी इंजंक्शन? सर याद नहीं आ रहा। 94 भूलना मत, ठीक है। 94 का है आपका सी एंड ई, ठीक है। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स है या नहीं है? सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स सेक्शन 94, सेक्शन सी टेम्पररी इंजंक्शन एंड ई डीलिंग विद इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, इनको मत भूलना, ठीक है। अपने जो आंसर को अच्छे से अच्छा लिखो, ठीक है, सारी चीजें लिखो। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स, ये तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर नंबर 39 में भी डील किया गया इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, बट अभी हमारा इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर नहीं पढ़ रहे हम इंजंक्शन पढ़ रहे हैं। वो क्या होता है वो हम सीपीसी में मैं वैसे भी बता ही दूंगा, बट 94 का सी जो है पर्टिकुलरली डीलिंग विद टेम्पररी इंजंक्शन,
टेम्पररी इंजंक्शन, तो सीपीसी भी साथ साथ चलता ही है। इंटरलॉक्टरी ऑर्डर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कुछ ऑर्डर है फॉर द सेल, अगर कुछ मेरे पास जो गुड्स है वो सड़ जाएंगे, ठीक है, जो गुड्स हैं, सपोज करो एमसीडी की कॉर्पोरेशन वाले रेडी उठा के ले और उसमें रेडी में फल फ्रूट्स हैं, फल फ्रूट तो 2-3 दिन में सड़ ही जाएंगे, तो कोर्ट कैन पास एन इंटरलॉक्टरी ऑर्डर फॉर द सेलिंग ऑफ दोज गुड्स विच आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, ठीक है, जैसे अगर फ्रूट्स हैं, केला है, केला तो सड़ जाएगा, ना तुम्हारा रहेगा ना मेरा रहेगा, तो इससे बढ़िया क्या है, केले को पहले बेच दिया जाए, ठीक है, बनाना है, सड़ जाएगा 2 दिन में, खराब हो जाएगा, पेरिशेबल नेचर का है, तो उसको पहले बेच दिया जाए, उसके बाद जो पैसा आएगा, जो प्रोसीड्स होंगे, दैट कैन बी डिसाइडेड लेटर ऑन के वो किसके पास जाएगा, क्या एमसीडी वाला जो ठेला लगा के बैठा था एमसीडी की जगह पर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, विदाउट द परमिशन, वेदर वो लीगली जस्टिफाइड था या नहीं था, दैट कैन बी डिसाइडेड लेटर ऑन, वो तो लंबा समय है, इतने में तो केले सड़ जाएंगे, तो केले को बेच दिया जाए और पैसा जो आएगा वो बाद में डिसाइड हो जाएगा किसके पास जाएगा, तो दैट इज इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, विल बी डिस्कसिंग, ये तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, वो हमारा एक बात का लेक्चर होगा जब व्हेन विल डू दी सीपीसी। और ऑर्डर नंबर 39 में ही रूल नंबर 6 ऑनवर्ड्स जो है वो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर की बात करता है, ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है, ये अभी हम कर नहीं रहे हैं, तो अभी हम पर्टिकुलरली स्पेसिफिक रिलीफ की तरफ वापस आते हैं। आई होप इतना स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर क्लियर है आप सबको, कल ही क्लियर हो गया था वैसे तो, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, सेक्शन 94 ऑफ सीपीसी as well as order number 39 rule number 1 and 2 that is governing the temporary injunction। और अगर हम परमानेंट इंजंक्शन के लिए आते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एसआरए है, राइट, उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसमें हम 39 में मांगते हैं परपीचुअल इंजंक्शन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। परपीचुअल इंजंक्शन क्या होता है, जो कि आफ्टर दी डिक्री जब डिसाइड होगी या मैरिट पे जब कोर्ट केस डिसाइड करेगी, मेरिट पे सूट डिसाइड होगा, देन अल्टीमेटली द परपीचुअल इंजंक्शन, यानी परपीचुअल होता है लगातार फॉर द लॉन्ग टाइम, उसको रोक दिया जाएगा। बट जब हमने सूट फाइल किया है परपीचुअल इंजंक्शन का, उसी दौरान एक एप्लीकेशन भी फाइल की जाती है फॉर दी टेम्पररी इंजंक्शन, कि इस इंसान को फॉर द टाइम बिंग तो रोक दिया ही जाए, ठीक है। अब जैसे मैंने कल आपको एक ऑलरेडी एग्जांपल दिया था, कोई एक इंसान है अपना घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन उसने स्टार्ट करा दी है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और ये 4 फ्लोर तक बनाएगा मान के चल लो। अब बी जो है, बी का मकान यहाँ पर है, उसका हवा पानी रुक जाता है, उसके पास लाइट नहीं आ पा रही है, या इस तरीके से बना रहा है कहीं ना कहीं बी के राइट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो बी कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर दी परपीचुअल इंजंक्शन के लिए जाएगा कोर्ट में, ए के खिलाफ के इसके मकान को रोका जाए, और क्योंकि इसको तो टाइम लगेगा तो इसलिए वो क्या फाइल करेगा, एक एप्लीकेशन भी लगा देगा ऑर्डर नंबर 39 में रूल नंबर 1 के अंदर और 2 के अंदर, फॉर इसको रोका जाए, ठीक है, टेम्पररी इंजंक्शन। और अगर सपोज इसने इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, इसने कुछ ऐसी चीज कर दी है कि जिससे बी का बिल्कुल रास्ता बंद हो गया, निकल नहीं पा रहा है, फंस गया है, हवा नहीं आ रही है, तो कोर्ट विल पास अ मैंडेटरी इंजंक्शन। सो दैट मीन्स फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, दोनों में ऑब्लिगेशन कॉमन है, दोनों में एक बात कॉमन है कि ऑब्लिगेशन होता है, ऑब्लिगेशन इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेवर की बात हो रही है, तो प्लेंटिफ जब कोर्ट में जाएगा, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहां दे रखा है, डेफिनेशन क्लॉज में दे रखा है सेक्शन 2A। ऑब्लिगेशन कौन सा, ऐसा ऑब्लिगेशन विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय द लॉ, भाई उसका कर्तव्य है ना बी का, बी एयर मीन्स डिफेंडेंट का ये कर्तव्य है कि वो ए के फेवर में जो ऑब्लिगेशन है उसको परफॉर्म करे, तो इसलिए हम कोर्ट में जाते हैं परपीचुअल इंजंक्शन के लिए कि वो ब्रीच ना करे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अपने ऑब्लिगेशन को ब्रीच ना करे, इसलिए प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है, ठीक है, परफॉर्म कराने के लिए। अब कोर्ट ऐसा उसको कमांड भी कर सकती है कि भाई साहब आप ये ब्रीच तो करोगे ही नहीं, लेकिन आपने जो बिल्डिंग बना ली है ना 4 फ्लोर की, इसको तोड़िए, ठीक है, तो कमांड कर रही है किसके लिए, टू डू, कि आपको ये करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसको कैसी स्थिति में लाइए, यथा स्थिति में लेके आइए, स्टेटस को मेंटेन कीजिए, यह स्टेटस को से पहले जो स्थिति ना, अगर देखो टेम्पररी इंजंक्शन लग रहा है तो स्टेटस को, आप लोगों ने एक वर्ड भी सुना होगा, स्टे, स्टे लग गया है, जैसी स्थिति है वैसी रखो, लेट द कोर्ट डिसाइड,
एक होती है स्टेटस को से पहले जो स्थिति थी, तो जनरली मैंडेटरी इंजंक्शन में स्टेटस को से पहले जो स्थिति थी, यानी उसने अगर 4 फ्लोर बढ़ा लिए हैं और चारों फ्लोर इस तरीके से कि वो बिल्कुल टच कर गए हैं बी की फ्लोर को, बी की प्रॉपर्टी को भी बिल्कुल टच कर गए हैं, उसकी प्रॉपर्टी में अब कुछ नहीं आप देख पा रहा है, लाइट खत्म हो गई, तो कोर्ट उसको डेमोलिश करवा भी सकते हैं। दैट इज कॉल्ड मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी में कुछ कमांड दी जाती है कि उस चीज को डेमोलिश करें, टू डू। ठीक है, तो इंजंक्शन टू रिफ्रेन भी हो सकता है और टू डू भी हो सकता है। इंजंक्शन पे भी हम आज डेफिनेशन वगैरह कर लेंगे, इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, टू डू और नॉट टू डू, टू डू और नॉट टू डू, दोनों चीजों के लिए हो सकता है। जब किसी चीज को करने के लिए कहेंगे, उसको मकान तोड़ने के लिए, तो मैंडेटरी हो जाएगा, और अपना वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ना करे, दैट इज कॉल्ड अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे, बी। ठीक है, तो वो क्या कैसा, वो भी इंजंक्शन ही होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो लिख ही लेते हैं इंजंक्शन का मतलब क्या होता है, फिर धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। व्हाट इज इंजंक्शन? इंजंक्शन को आप कह सकते हैं, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस, इट इज अ जुडिशियल प्रोसेस whereby parties either refrained, पार्टी को क्या किया जाता है, पार्टी either refrained, उसको रोका जाता है, और डायरेक्टेड टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, रिफ्रेन और डायरेक्टेड टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट, किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, और अ थिंग, एक्ट और अ थिंग, कि भाई तो अपना मकान को तोड़ो, जो तुमने बना लिया ना इसको तोड़िए, तो डायरेक्टेड किया गया है तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन होगा, मैंडेट किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिफ्रेन वाली बात करेंगे, रिफ्रेन कि आप ऐसा नहीं करोगे, क्या मैं इस रिफ्रेन इंजंक्शन को कोई पर्टिकुलर नाम दे सकता हूं? कैन आई से रिफ्रेन इंजंक्शन को मैं कुछ कह सकता हूं? बताइए। कैन, प्रोहिबिटरी हाँ इंजंक्शन। जी, कैन इट बी कॉल्ड प्रोहिबिटरी? प्रोहिबिटरी इंजंक्शन कह सकता हूं मैं इसको, तो इसको बोलते हैं प्रोहिबिटरी, जिस चीज को रोका जाता है, प्रोहिबिटरी इंजंक्शन। और क्या डायरेक्टिंग को मैं कुछ और कह सकता हूं? मैंडेटरी इसको इंजंक्शन। हम बोलेंगे मैंडेटरी। देखो डिफरेंस समझ में आना ही चाहिए, मैंडेटरी, मैंडेटरी इंजंक्शन, कि हमने इसको मैंडेट किया है कि यू हैव टू डू दैट। ओके, तो किसी चीज को रोकना या किसी चीज को करवाना। और इंजंक्शन पर्टिकुलरली दो तरीके के हैं, एक तो टेम्पररी और दूसरा है हमारे पास परमानेंट। ठीक है, टेम्पररी वुड बी गवर्न बाय द सीपीसी सेक्शन नंबर 94 का पर्टिकुलरली सी एंड द ऑर्डर नंबर 39, रूल नंबर 1 एंड 2, इससे गवर्न होता है। ठीक है, और जब हम टेम्पररी इंजंक्शन की बात करेंगे तो एड इंटरिम, इंटरिम इंजंक्शन भी होता है, इंटरिम इंजंक्शन। जब हम ऑर्डर नंबर 39 को पढ़ेंगे आज, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा इंटरिम इंजंक्शन क्या होता है। टेम्पररी इंजंक्शन की जब हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है, तो उस दौरान क्या करती है कोर्ट, एक इंटरिम इंजंक्शन पास कर लेती है कि फॉर द टाइमिंग, जैसे मैंने आपको कल बताया था, जब इंटरिम बेल लगा, एंटिसिपेटरी बेल लगाते हैं हम, एंटिसिपेटरी बेल जब लगाते हैं, तो एंटिसिपेटरी बेल में कई बार लंबा समय लग जाता है डिसाइड होने में, फुली डिस्पोज ऑफ होने में। ठीक है, डिस्पोज ऑफ होने में काफी समय लग सकता है, तो इसी दौरान कोर्ट क्या करती है, एंटिसिपेटरी बेल के अंदर ही उसी एप्लीकेशन में इंटरिम रिलीफ दे देती है, इंटरिम बेल। ठीक है, कई बार इसको इंटरलॉक्टरी बेल भी बोल देते हो। ऐसे ही जब टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगती है, तो उसमें कोर्ट इंटरिम इंजंक्शन भी दे देती है। ठीक है, इट इज सेम सिमिलर लाइक द, जैसे एंटिसिपेटरी बेल में मिलती है इंटरिम बेल, ऐसे ही इसमें टेम्पररी इंजंक्शन अभी होने में तो समय लगेगा, पूरा डिस्पोज ऑफ होने में, और परमानेंट में तो कई साल लगते हैं, ईयर्स भी लग जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स कैन टेक प्लेस, तो इसलिए टेम्पररी में एप्लीकेशन लगाते हैं तो इंटरिम इंजंक्शन उसमें कोर्ट दे सकती है कि भाई हाँ ठीक है, फॉर द टाइमिंग इनको रोक दिया जाए। ओके, एंड देन और अल्टीमेटली आपको पता है जो परमानेंट इंजंक्शन पे तो डिसाइड होता है केस मेरिट पे।
बट यहाँ पर प्रेमा फेसाई डिसाइड होता है, ठीक है। जनरली प्राइमा फैसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। और अगर हमने नहीं दिया इंजंक्शन तो इरेपरेबल लॉस, इरेपरेबल लॉस हो जाएगा सामने वाली पार्टी को। तो ये कुछ गाइडिंग फैक्टर्स हैं जो एक लीडिंग केस में कहा गया है, वो हम कर लेंगे। तो इंजंक्शन किस तरीके का नेचर होता है? व्हाट काइंड ऑफ द नेचर ऑफ द इंजंक्शन? इंजंक्शन इट इज अ व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ? इट इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ। प्रिवेंटिव रिलीफ है ये, कि फ्यूचर में होने वाली घटना को या इंजरी को रोका जा सके। इसको बोलते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटी इंजरी, फ्यूचर पॉसिबल इंजरी। ये मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि एक लैटिन मैक्सिम है, ये पेपर में पूछा जाएगा आपसे। कौन सा मैक्सिम है, लिख लीजिए जरा। हाँ जी, क्वा टाइमेट, ठीक है, QUIA टाइमेट, ठीक है। इसको रेमेडी भी बोल देते हैं, QUIA क्वा टाइमेट, रेमेडी या रिलीफ। ये पेपर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है, ये जरूर लिख लेना। QUIA टाइमेट, TIMET, रेमेडी या रिलीफ, जस्ट टू प्रिवेंट दी फ्यूचर पॉसिबल इंजरी, के फ्यूचर में कोई इस तरीके की इंजरी ना हो, इसलिए हम इंजंक्शन दे रहे हैं। ओके, इंजंक्शन दिया किस स्टेज पे दिया जा सकता है? अगर हम इस टेम्परेरी इंजंक्शन को देखें तो सूट तो हमने ये फाइल किया है ना, सूट फॉर द परमानेंट इंजंक्शन। तो जब ये सूट फाइल किया गया होगा तो इसका तो समय लगेगा, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, पता नहीं कितना समय लग जाए, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। उस दौरान एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है वो टेम्परेरी इंजंक्शन दे सकती है, बट एप्लीकेशन लगानी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, जो मैं अभी आगे डिसाइड करूंगा ही, बताऊंगा ये आपको, बट अभी माइंड में आया है, तो आप मुझे बताइए, कैन अ डिफेंडेंट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन? कैन अ डिफेंडेंट फाइल एन एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन? हाँ जी, बताइए जरा, क्या डिफेंडेंट फाइल कर सकता है? सूट डाला है प्लेंटिफ ने, क्या डिफेंडेंट फाइल कर सकता है? बताइए जल्दी, कम ऑन क्विकली। यस। कौन सा सेक्शन में करेगा? हाँ जी, सर इक्विटेबल रिलीफ होगी ना, कि अगर प्लेंटिफ फाइल करे तो इट डजंट मीन कि सिर्फ प्लेंटिफ को ही जरूरत है प्रिवेंटिव रिलीफ की, क्या पता डिपेंडेंट की भी कुछ फैक्ट्स ऐसे हो। हाँ जी। तो देर इज नो लाइक बैरिकेड या फिर कोई ऐसी बाधा नहीं, कोई बार नहीं है कि ओनली द प्लेंटिफ कैन फाइल अ सूट, कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द टेम्परेरी इंजंक्शन। हाउएवर द डिफेंडेंट कैन आल्सो फाइल इट, डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है, बट क्या टेम्परेरी इंजंक्शन ऑर्डर नंबर 39 में फाइल करेगा क्या? हाँ जी, क्या ऑर्डर नंबर 39 में, ऑर्डर नंबर, सॉरी क्या कहते हैं इसको, ऑर्डर नंबर 39 में फाइल करेगा क्या? बताइए। हाँ जी, तो कोर्ट जो है डिफेंडेंट के फेवर में भी दे सकती है, ठीक है, टेम्परेरी इंजंक्शन, बट प्रोवाइडेड दैट ही हैज टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर व्हिच सेक्शन? तो 1A, रूल 1A 1A। क्या होता है? अच्छा, ऑर्डर नंबर, रूल नंबर 39 1A? नहीं, इसको फाइल करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 151, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। और इनहेरेंट पावर क्यों होता है? इनहेरेंट पावर क्या होता है? व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन। हमारे ऑर्डर नंबर 39 में डिफेंडेंट का कोई जिक्र नहीं है कि डिफेंडेंट कैन फाइल इट, सो देयरफॉर देयर इज अ लीडिंग केस जिसमें कोर्ट ने क्लैरिटी दी है, even a defendant can file an application for the temporary injunction, but that has to be filed for in the inherent power of the court, and that is provided under section 151 of the CPC, ठीक है, जहां पे कोई और प्रोविजन नहीं होता, बट हमें न्याय तो करना है, जस्टिस तो देना है, एंड देयरफॉर इट कैन बी फाइल अंडर 151, ठीक है। तो केस का नाम भी आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बल्कि लिखना ही पड़ेगा आपको,
रमैया वर्सेस गोडप्पा, केस का नाम लिखिए आप। ठीक है, केस का नाम लिख लीजिए रमैया, रमैया वर्सेस गोडप्पा इन द ईयर ऑफ 1989। ठीक है, इसमें यही कहा गया है, इवन अ डिफेंडेंट कैन फाइल एन इंजंक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, बट अंडर सेक्शन 151, क्योंकि हमारे ऑर्डर नंबर 39 में ना, ऑर्डर नंबर 39 में इस तरीके की बात नहीं की गई है, बट इसको रोका भी नहीं गया है। इवन द डिफेंडेंट इज नॉट, ऐसा नहीं लिखा कि डिफेंडेंट फाइल नहीं कर सकता, तो अगर नहीं कर सकता तो 30 उसमें 151 में कर देगा। और ये ऑर्डर नंबर 39 की जो बात कही गई है, ऑर्डर नंबर 39 एंड सेक्शन 94, ये कहा गया एक और केस में, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, जस्ट राइट इट डाउन, जिसपे कहा गया है कि डिफेंडेंट को रोका नहीं गया है कि टेम्पररी इंजंक्शन की वो एप्लीकेशन लगा सके। इट वाज हेल्ड इन द अनदर केस, द नेम ऑफ द केस इज, इसको मत भूलना, मनोहर लाल चोपड़ा, मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस राय बहादुर राव, वर्सेस राय बहादुर, बहादुर से कुछ याद आ रहा है? एक केस है, लीडिंग केस, राम बहादुर थापा, कुछ याद आया? यस सर। क्या याद आया? तो वो फिंगर, हाँ जी, डिल्यूजन था ना वो, और जहाँ उसको भूत नजर आते थे, मतलब जंगल। नेपाली सर्वेंट, नेपाली सर्वेंट, ठीक है, वही वाला केस है। नेपाली सर्वेंट भूत समझ के मार देता है। चलो, order number 39 section number 94 is not restraining the defendant for filing a application for the temporary injunction. It was held in this case Manohar Lal Chopra versus Rai Bahadur Rao, राजा सेठ हीरालाल, ये एक ही साइटेशन है, ठीक है, 1962 का केस है। तो इसमें कहा गया था, द कोर्ट कैन इशू एन इंटरिम इंजंक्शन अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच आर नॉट कवर्ड अंडर 39। तो 39 में डिफेंडेंट फाइल नहीं कर पाता है, अगर नहीं कर पा रहा है तो 151 में कर देगा, तो देयर इज नो बार, कोई बार नहीं है, 151 उसको अलाउड करता है, क्योंकि फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एनीथिंग कैन बी डन। सीपीसी में है ना 151। अच्छा, एक बात बता दीजिए, सीपीसी का, अगर हम सीपीसी का 151 है तो हमारा सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन होगा? 482। हाँ जी, 482, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। वापिस आ जाते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने, दो केसेस लिख लेना, रमैया वर्सेस गोडप्पा, मनोहर लाल चोपड़ा। अब करते हैं कुछ प्रिंसिपल, जिसमें हम कौन से ऐसे सिद्धांत होंगे जहां पर परपीचुअल इंजंक्शन दिया जाता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, जिन चीज को ध्यान रखते हुए। हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए कृतिका, आई गेस। अगर डिफेंडेंट बार नहीं है सेक्शन 39 में, तो वो उसी में क्यों नहीं सूट फाइल कर देता, वो फिर देखो, क्यों 1 में हाँ जाता? ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, कुछ चीजें हमारी डायरेक्ट बनी हुई है तो हम उसी तरीके से चलते हैं, बट इफ देयर इज नो डायरेक्ट प्रोविजन देन वी हैव टू यूज 151। और जनरली एक चीज और है, मैक्सिमम एडवोकेट जो होते हैं वो अगर डायरेक्ट प्रोविजन का भी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वो सारी एप्लीकेशंस, हर चीज को क्या करते हैं, रेड विद सेक्शन 151 करते हैं। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं, तो मैक्सिमम जो फाइलिंग होती है ना वो होती है रेड विद सेक्शन 151, चाहे आपका डायरेक्ट प्रोविजन भी पता है, उन्हें पता भी होता है कि हम डायरेक्ट सही फाइल कर रहे हैं सेक्शन, हाउएवर क्योंकि कुछ और चीज भी कोर्ट कर सकते हैं, स्कोप बढ़ जाता है 151 में कोर्ट की अपने डिसीजन देने का, तो इसलिए मैक्सिमम 151 का यूज करते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो मैक्सिमम एप्लीकेशन 151 में ही लगाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता वो 151 लगा देते हैं, इसको हम रामबाण बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। आप देखना प्रैक्टिस में जाओगे ना तो आपको ज्यादातर एप्लीकेशन 151 की ही मिलती है। ओके, आगे चलते हैं ना, प्रिंसिपल फॉर ग्रांटिंग परपीचुअल इंजंक्शन, क्या क्या सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांटिंग
परपेचुअल इंजंक्शन। किन किन सिद्धांतों पे परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाएगा? 38 की बात कर रहे हैं, राइट? क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं आप लोगों को वैसे पता ही है, वैसे बेरेक्ट है ये जो मैं लिख रहा हूँ, ऑलमोस्ट बेरेक्ट में ही लिखी हुई है बातें। परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट, सबसे पहला क्या होगा? टू प्रिवेंट, क्या चीज रोकने के लिए? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, उस ऑब्लिगेशन को ब्रीच ना करे। कौन ब्रीच ना करे? डिफेंडेंट। एग्जिस्टिंग इन हिज whose favor? एग्जिस्टिंग इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, जो प्लेंटिफ के फायदे की बात हो रही है और कहीं ना कहीं डिफेंडेंट उसको ब्रीच करने की बात कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया एक बेसिक फंडा कि वो हम परपेचुअल इंजंक्शन क्यों कोर्ट देती है, ताकि सामने वाला ब्रीच ना करे उस ऑब्लिगेशन को जो प्लेंटिफ के फेवर में है। सेकेंडली, व्हेन एनी सच ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऑब्लिगेशन है और वो कैसे अराइज हो रहा है, इट इज अराइजेस व्हाई? बिकॉज द बोथ द पार्टी हैज मेड अ कॉन्ट्रैक्ट, पार्टियों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के चलते आपके और प्लेंटिफ के बीच में ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशन अराइजेस बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयरफॉर द, अब जो कोर्ट होगी ना, द कोर्ट विल बी गाइडेड बाय व्हाट? गाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 किससे डील करता है? दैट इज सेक्शन नंबर 9 to 25। लिखना तो बेकार होगा, 4 ही लिख देते हैं, उसमें कुछ है नहीं 5 में। ठीक है, 9 से 24 तक, क्योंकि वो आर्बिट्रेशन और वो कॉडिसल और विल की बात करता है, तो इससे गाइड होगा। एक चीज मैं आपको भी बताता हूं, अगर आपने सेक्शन 41 पढ़ा होगा, सेक्शन 41 पढ़ा होगा, सेक्शन 41 का अगर आप पढ़ेंगे सब सेक्शन H, अगर आप देखेंगे 41 का H क्या कहता है, पढ़ के बताइए जरा। When equally efficacious relief can certainly be obtained, मैं इससे अलग हट के बता रहा हूं ताकि आपको उसको जब हम पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। इक्वली एफिकेशियस रिलीफ क्या होता है? ये एफिकेशियस, एफिकेशियस, हाँ क्या होता है एफिकेशियस रिलीफ? So when there is when other reliefs are available to the plaintiff, then he can't go for injunction. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, देखो मैंने क्या लिखा, इंजंक्शन रिफ्यूज हो जाएगा कब? जब आपके पास एक और एफिकेशियस रिलीफ है। ठीक है, आपके पास एक एफिकेशियस रिलीफ है, आप ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए और बी ने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई साहब आप हमारे यहाँ पर गाना गाएंगे। ठीक है, सपोज आप मेरे यहाँ पर मेरे कॉन्सर्ट में गाना गाएंगे, मान लो ये मीका सिंह जी है, इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप यहाँ पर गाना गाएंगे। तो मैं वैसे पहली चीज, एक तो ये पर्सनल परफॉर्मेंस की बात है, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स, ये एनफोर्स नहीं हो सकता। एम आई राइट? क्या मीका सिंह को जबरदस्ती गाना गवाया जा सकता है? द आंसर इज नो। पहली चीज ये एनफोर्सेबल नहीं होती है। ये तो वैसे हमारा कवर हो रहा है 41 के ई में, इसको थोड़ी देर के लिए लेकिन इसी तरीके से समझ लेते हैं। चलो इसको रहने ही देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं अपना मकान बेचूंगा। ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया मैं अपना मकान बेचूंगा, तो ये जो मकान अगर ये नहीं बेचता है, ए अगर ए मकान नहीं बेचता है, तो बी के पास क्या ऑप्शन है? Specific performance. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जाएगा ना ये? Yes. क्या बी कोर्ट में मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए भी जा सकता है क्या? कि जनाब ए को कहिए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, कैन इट बी पॉसिबल? और मैंडेटरी इंजंक्शन कहाँ दे रखा है? सेक्शन 39 में, ये भी तो इंजंक्शन है ना। और स्पेसिफिक रिलीफ कहाँ दे रखा है? 9 से 24 तक। तो आप मुझे बताइए जो बी है वो मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए जाएगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाएगा? या हमने आप कुछ कह रहे थे? The specific performance. हाँ जी,
तो अभी आपको शायद ये भी समझ में आ गया होगा। तो 41 का H क्या लिखा है वहां पे, एफिकेशियस रिलीफ अवेलेबल है, तो भाई साहब आप मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए क्यों आ रहे हो, इसलिए इंजंक्शन मना कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पास एक साफ साफ रेमेडी अवेलेबल है ना। यू कैन गो फॉर द स्पेसिफिक रिलीफ, देन व्हाई यू आर कमिंग फॉर द मैंडेटरी इंजंक्शन। समझ में आ रहा है बात? हाँ जी, ये सारे टेक्निकलिटीज हैं। अब ऑब्लिगेशन की मैं बात कर रहा था, वापस आ जाते हैं। पहले एक बात बताओ, ये समझ में आया एग्जाम्पल ए बी घर वाला जो मैंने भी बताया? जी सर। से यस और नो, और अदरवाइज दिस टेक्स्ट इट। आप मैसेज कीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में, जिसको नहीं समझ में आया आ गया तो आगे चलते हैं। सो हम बात कर रहे थे 38 का 2 का। तो ऑब्लिगेशन अराइजेस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऑब्लिगेशन है ना, अब यहाँ पर ए का ऑब्लिगेशन है कि बी को मकान बेचे, तो दैट वुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल लेड डाउन अंडर सेक्शन 9 to 24, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो लेकिन इस सिचुएशन में अगर बी जाएगा मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए, तो उसको रिफ्यूज भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवेलेबल है। अब आ जाते थर्ड पे, और क्या प्रिंसिपल होगा? When the defendant invades or threatens to invade, when the defendant ने क्या किया है, इन्वेड्स करता है। इन्वेड्स तो समझते हैं ना, अतिक्रमण बोल देते हैं शायद, या थ्रेटन टू इन्वेड, या धमकी देता है। थ्रेटन्स टू इन्वेड, क्या करेगा वो इन्वेड? इन्वेड को वैसे ये भी बोल सकते हैं किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर करना, इन्वेजन। द प्लेंटिव राइट टू एंजॉय, उसके एंजॉयमेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिफेंडेंट धमकी देता है या इन्वेज करता है, या उसके प्लेंटिव के एंजॉयमेंट को डिस्टर्ब करता है ऑफ द प्रॉपर्टी। द कोर्ट में ग्रांट द परपेचुअल इंजंक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस हैं? वो 4 केसेस हैं, हमने ऑलरेडी कर ही लिया था। 4 केसेस कौन सा है? पहला तो ट्रस्टी से रिलेटेड है, जब डिफेंडेंट ही ट्रस्टी है। डिफेंडेंट ट्रस्टी, और क्या कर रहा है ट्रस्टी? वे द डिफेंडेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिफ, ब्रीच कर रहा है ट्रस्ट को। ठीक है, और क्या हो सकता है? व्हेन वे द exist no standard for ascertaining the damages, कितना नुकसान होगा, नो असर्टेन, निर्धारित नहीं किया जा सकता भाई सामने वाले को प्लेंटिफ को कितना नुकसान हो जाएगा, नो असर्टेनमेंट द डैमेजेस, कि उसको कितना नुकसान होगा। और तीसरा क्या हो सकता है कि इन्वेजन इज सच दैट द कंपनसेशन इज मनी नॉट एडिक्वेट रिलीफ, मनी यानी पैसा जो होगा या कंपनसेशन जो होगा, दैट विल नॉट बी एडिक्वेट रिलीफ। अरे कई चीज होती है जो पैसे से भरपाई नहीं हो सकती, मनी एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा, ये नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट, टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट। ठीक है, ये 4 चीजें होंगी जब अगर कोई डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है, तो इन 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए इंजंक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल होंगे। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी देता हूं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी दी। प्रॉपर्टी अगर मैंने बेच दी तो बात अलग है, वो तो आपका एब्सोल्यूट राइट है, चाहे आप उसको जलाओ या कुछ भी करो, तोड़ो खोदो कुछ भी करो। बट इफ आई एम गिविंग अ प्रॉपर्टी टू यू जस्ट फॉर से फॉर एग्जांपल फॉर द लीज, लीज में हमारा जो राइट ट्रांसफर होता है, एक का लेसर है, ये लेसी है, इट इज ओनली अ लिमिटेड राइट। और मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब आप इस प्रॉपर्टी को ले तो रहे हो, यूज करोगे, बट यू विल नॉट गोइंग टू डिग, कोई भी इसमें कुछ खुदाई नहीं करोगे या एक्सकवेशन नहीं करोगे। ठीक है, इसको आप खोदोगे नहीं या एक्सकवेशन नहीं करोगे, खुदाई नहीं कर सकते आप, वो खुदाई कर देता है। तो इस ब्रीचिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आई कैन गो फॉर द इंजंक्शन। तो ए इंजंक्शन के लिए जा सकता है, रोकेगा कि बी ऐसा काम ना करे। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते रहना, कई सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल्स। ओके, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इंजंक्शन का। ट्रस्टी ट्रस्ट को ब्रीच करता है, ट्रस्टी जो है वो ब्रीच कर रहा है ट्रस्ट को, हमने जिस चीज के लिए उसको प्रॉपर्टी दी है फॉर उस पर्पस को ना लेके कुछ और करता है, तो उसके खिलाफ भी हम, उसके खिलाफ कौन कौन जा सकता है? ट्रस्टी के खिलाफ कौन कौन इंजंक्शन फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ट्रस्टी? कहना बेनिफिशियरी पर्सन को, बेनिफिशियरी जा सकता है,
और जिसने दी है ऑथर जा सकता है, प्रॉपर्टी जिसने दी है वो भी जा सकता है, ठीक है। ओके, और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक डायरेक्टर ऑफ कंपनी है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी लोन लेता है और लोन लेने के बाद क्या कर रहा है, इस लोन से लोगों को डिविडेंड दे रहा है। इसके खिलाफ कौन जा सकता है इसको रोकने के लिए कि ऐसा ना करे? Who can go? Can a shareholder? Can a shareholders? अरे किसी ने आंसर दिया था, बताइए। शेयर होल्डर जा सकते हैं क्या? यस। बिल्कुल जाएंगे, ठीक है। इनका भी तो राइट होता है, शेयर होल्डर से तो कंपनियां बनती हैं। और बताइए। अब ये एडवोकेट साहब के पास क्लाइंट के पेपर होते हैं, ठीक है। क्लाइंट के पेपर होते हैं ना, क्लाइंट के कुछ पेपर या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वकील साहब धमकी दे रहे हैं कि भाई साहब तुम्हारे डॉक्यूमेंट में पब्लिश कर दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुमने मेरे को दे दिए, मेरी पैसा दो, मेरी फीस दो। धमकी दे रहे हैं वकील साहब। तो क्या क्लाइंट वकील साहब के खिलाफ इंजंक्शन के लिए जा सकता है? यस। बिल्कुल जाएगा। यही एग्जाम्पल पेपर में आएंगे। कभी सोचो वकील साहब एग्जम्प्टेड है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कभी आप आंसर वो लिखेंगे, वो वकील आर एग्जम्प्टेड, तो ये वो नहीं है, ठीक है। 126 भूल जाना, एविडेंस एक्ट को कभी इसमें भी अप्लाई कर दो। ओके, क्या पार्टनर जा सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि भाई पार्टनर जो है, पार्टनर की इम्प्लाइड ड्यूटीज होती है ना कुछ। अरे पार्टनर की कोई इम्प्लाइड ड्यूटी होती नहीं होती है? यस। तो अगर पार्टनर अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा रहा ढंग से, तो कैन अ पार्टनर अप्रोच अगेंस्ट यू अनदर पार्टनर कि जनाब इसको ये करवाइए या ये मत करवाइए? अरे यस और नो बोलते रहिए, यस सर। अभी तो समझ में आएगा, दिमाग में जाएगा ना धीरे धीरे। जब यस बोलते हैं तो हमारा पॉजिटिव चीजें दिमाग में जाने लग जाती है। क्या रिवर्सनर जा सकता है? रिवर्सनर, रिवर्सनर कौन होता है? जिसको फायदा मिलेगा। यस। हाँ जी, ये भी जा सकता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये टीपीए आप जानिए, पढ़ के आइए, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपके आस पड़ोस में डेली पत्ते जला देता है, जो जमीन पे गिरे होते हैं ना, कूड़ा कचरा जलाता है, तो क्या आप उसके खिलाफ जा सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट? बिल्कुल जा सकते हैं। पॉल्यूशन फैला रहा है, उसके खिलाफ जाएंगे। न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर अगर आपकी लोकेलिटी में, आपकी कॉलोनी में एक पब्लिक पार्क खोल दिया गया है, पब्लिक पार्क, यहाँ आपका घर है, ये समझ लो बीच में पार्क खोल दिया, यहाँ पे सबके घर है, ये यामिनी का घर है, ये अर्चना का घर है, ठीक है, ये सबके घर है। आपकी सुबह सुबह नींद खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं, पार्क में फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या आप इंजंक्शन लोगे कि भाई इस पार्क को बंद करवाइए? नो वाई सो? सर, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अरे पब्लिक प्रॉपर्टी को भी रोका जा सकता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि इससे कितने नुकसान हो रहा है, हमें इंजंक्शन दिलवाइए। इसको क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 41 में लिखा है। कहाँ लिखा है 41 में? 41 का एफ पढ़िए, 41 का एफ पढ़िए, क्या लिखा है? इंजंक्शन कब मना हो जाएगा? इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ अ न्यूसेंस। आप कह रहे हैं भाई न्यूसेंस हो रहा है, an act of which it is not a reasonably clear। अरे इससे आपको नुकसान हो क्या रहा है? बच्चे तो खेलेंगे सुबह 8 बजे, अब तो उठने का ही टाइम है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो सोता हूँ 8 बजे। तो आप एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हैं, तो उसके लिए कानून नहीं बना। वैसे तो लॉ ऑलवेज प्रोटेक्ट इवन अ सिंगल पर्सन, बट वो एक आपके लिए न्यूसेंस नहीं माना जाएगा क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं तो 8 बजे ही सोता हूँ, नाइट ड्यूटी है, बच्चे तो खेलेंगे ही, सुबह का टाइम है। तो दैट विल नॉट बी अ न्यूसेंस फॉर यू। इट मे बी अ न्यूसेंस फॉर यू, बट इट आपको इंजंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे चलें, समझ में आ गया होगा? अरे ये सुन लो। जी सर। अच्छा एक बात बताइए, आपका जो कोई कॉपीराइट यूज कर रहा है, कॉपीराइट तो समझते हैं? यस सर। एक बात बता दीजिए मुझे, कॉपीराइट का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा जो कॉपीराइट को बताता है? जल्दी तो बताइए। काफी टाइम हो गया है कॉपीराइट एक्ट पढ़े हुए।
चलो तो सेक्शन 14 देख लेना। सेक्शन 14 में वो लिखा गया कॉपीराइट किस किस में मिलता है, लिटरेरी, ड्रामेटिक, ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स। भाई सीडी है, हिमेश रेशमिया जी कई बार चुरा लेते ना, ऐसा सलमान खान ने उन पे आरोप लगाया था। आई होप यू कैन रिमेम्बर कि तुम तो धुन उठा लेते हो। उस पर हिमेश रेशमिया जी बड़े कहने लगे मैं किसी की धुन नहीं उठाता हूँ, मैं आज गाना भी नहीं गाऊंगा, ऐसी कुछ समस्या हुई थी उनके बीच में। तो कॉपीराइट वो चीजें ही है। तो अगर कॉपीराइट से संबंधित है, कोई यूज कर रहा है आपकी ही धुन को, आपके म्यूजिक कंपोजिशन को, आपके लिटरेरी वर्क को, आप पीएचडी तो करते हैं ना, आप लोग कहीं कर रहे होंगे, आपने एलएलएम भी करी है, यामिनी ने अभी रिसेंटली थीसिस अपनी डिसर्टेशन सबमिट करी है, क्या आप किसी और का आइडिया चुरा के लिख सकते हैं? नो। नहीं लिख सकते थे, प्लेजरिज्म में फंस जाएंगे। तो उस चीज के लिए भी अगर आपने किसी की कॉपी करके लगाया होगा तो क्या वो इंसान इंजंक्शन के लिए जा सकता है? यस। बिल्कुल जाएगा, डिसर्टेशन ही पूरी कैंसिल हो जाएगी, कई लोगों की हुई भी है। ठीक है, कॉपी नहीं कर सकते, अपनी इंटेलेक्चुअल लगाइए। ट्रेडमार्क, आपका कोई ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, आईजीएस क्लास के नाम से कोई और ने भी खोल लिया चैनल, कैन आई स्टॉप हिम? यस। बिल्कुल रोकेंगे। ओके, ये काफी है इस पे, क्या नाम है, ठीक है, 38 पे सही। काफी कुछ हो गया। 8th पॉइंट क्या है इसका नाम? 8 कुछ नहीं है, 8 अच्छा न्यूसेंस था, 8 कुछ नहीं है, खाली छोड़िए 8। ये न्यूसेंस की बात हो रही है, वो 7th था। सीरियल नंबर चेंज कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया, परपीचुअल तो समझ में आ गया, परपीचुअल यानी परमानेंटली किसी चीजों को रोका जाना। अब हम बात करेंगे मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी इंजंक्शन, मैंडेटरी क्या होता है? मैंडेट मतलब किसी को ऑर्डर या कमांड देना, सेक्शन 39। तो कोर्ट एक डायरेक्शन दे सकते हैं, भाई तुम्हें ये करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी इंजंक्शन वर्ड में यूज कर रहा हूं, दे ऑल आर डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। सारी चीज डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट को उचित लगेगा तो देगा। तो 39 है, इट इज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ एंड इट इज अगेन फॉर दी, किस पर्पस के लिए होता है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन। ये किस लिए दिया जा रहा है? टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन कहाँ है? भाई ये इसलिए दिया जाता है कि वो ब्रीच ना करे। क्यों? क्योंकि ये इसलिए ब्रीच ना करे, इसलिए जरूरी है कि उसको दबाव डाला जाए, टू कंपेल द परफॉर्मेंस, टू कंपेल द परफॉर्म, ठीक है, कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट, टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट, उससे कुछ काम करने के लिए कहा जाएगा, सर्टेन एक्ट और थिंग्स। मैंने आपको कहा था ना, उसको मकान गिराना पड़ेगा, ठीक है, गिराना पड़ेगा, बन गया तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है उसके राइट टू प्राइवेसी में, बी के। और इसमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या कोर्ट कैपेबल है इन्फोर्स कराने के लिए या नहीं, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं मैंडेटरी इंजंक्शन की। इसकी इलस्ट्रेशन है, अब ए ने एक बिल्डिंग बनाई है, इसकी वही इलस्ट्रेशन जो मैंने आपको बताया, ए ने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया है, तो कंस्ट्रक्शन को रुकवाना तो बी तो करवाएगा ही, कि भैया ये गलत कर रहा है, मेरा मकान का वैल्यू गिर जाएगी, छज्जा निकाल लिया तो मेरा मकान तो दिखेगा ही नहीं, छुप जाएगा, तो वो छज्जा निकालने नहीं देगा, उसके लिए सूट फॉर परमानेंटली इंजंक्शन के लिए जाएगा, सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन के लिए जाएगा। एट द सेम टाइम व्हाट ही विल डू, कि जनाब इसका जो छज्जा इन्हें निकाल लिया है ना, इसको तोड़ दिया जाए, ठीक है, इसको तोड़वाइए, क्योंकि मेरे को तो अब दिख ही नहीं रहा, ठीक है, इसने छज्जा इतना निकाल लिया है या इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लिया कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको तोड़वाने के लिए, ठीक है, तो ये पुल डाउन बोल सकते हैं, टू पुल डाउन दी प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं पुल डाउन वाली चीज को मैंडेटरी, मैंडेट करवाया कि भैया इसको ऑब्स्ट्रक्शन ना करे तो पुल डाउन करवाइए, ठीक है, सिंपल सही है। तो
बेरच पढ़ लिया ही होगा हमने, कल पढ़ लिया था, तो बार बार पढ़ के तो टाइम खराब ही होगा। आप लोग पढ़ के ही आए होंगे, वैसे कल भी मैंने इसको कवर करा ही दिया था, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ऐसा ना हो कि ऐसा लग रहा है कि नई बातें कर रहे हैं हम। Just wait for a moment. कल हमने पढ़ लिया था ये, फिर लेकिन एक बार जस्ट क्विकली देख लेते हैं, ठीक है? देखो 38 पे तो मैंने सारी चीज आपके स्क्रीन पे लिखे दी थी। 38 मैंडेटरी इंजंक्शन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन, किसी चीज को रोकने के लिए इट इज नेसेसरी, वो इसलिए जरूरी है कि कंपेल करवाया जाए, दबाव डाला जाए, तो इसलिए हम मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए जाते हैं। ओके, अब हम इसके बाद 40 पढ़ेंगे, लेकिन 40 पढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन a mandatory injunction be granted for the recovery of possession? Can a mandatory injunction be granted for the recovery of possession? यही पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? Can a mandatory injunction be granted for recovery of possession? कौन बताएगा इसका आंसर? For this purpose, we have section 6 of SRA. 6 और 5? 6 भी है, 5 भी है, वैसे तो दोनों ही है। ये 6 भी है, लेकिन उसमें वही क्लॉजेज हैं, विद इन 6 मंथ होना चाहिए, और 5 ये कहता है आप रेगुलर सूट फाइल करिए, राइट? हाँ जी, एम आई राइट? जी सर। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, आपका भी आंसर ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, कैन अ मैंडेटरी इंजंक्शन, दैट मींस सेक्शन 39 कैन बी यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ पोजीशन और नॉट? हाँ जी सर अगर 5 और 6 में रिलीफ कवर नहीं हो रही है तो यस। ओके, अब कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में मैंडेटरी इंजंक्शन का यूज करते हुए रिकवरी ऑफ पोजीशन भी करा दिया है, ठीक है? 39 का यूज करते हुए रिकवरी ऑफ पोजीशन कराया है, प्रोवाइडेड सिर्फ एक ही कंडीशन है, कि आपको जो सूट फाइल करना पड़ेगा, दैट हैज टू बी विद इन अ रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम के जितना जल्दी हो सके, अर्ली एज पॉसिबल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है? जितना जल्दी हो सके आपको फाइल करना है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। हाउएवर कई सारे केसेस में कोर्ट ने मना भी करा है। क्या कहा है कि भाई साहब आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए आप सेक्शन 5 में जाइए ना। 5 किसकी तरफ ले जाता है? सीपीसी की तरफ ले जाता है। तो सेक्शन 39 में मना भी हुआ है, दे भी सकती है। क्यों और दे क्यों सकती है? Why? Because section 39 or 38 or total injunction, it is a discretionary power of the court. That is a discretion of the court. But this discretionary power should be used in a cautious. जो मर्जी लिख दीजिए, तो सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। Cautiously, सावधानी से ले, non arbitrarily, ठीक है? वो सारे वर्ड्स लिख लेना, जितनी वकालत में वोकैबुलरी सीखी ना, सारे लिख देना ड्राफ्टिंग में जो लिखते हैं। कैप्रिशियसली नहीं होना चाहिए, ठीक है? whimsical, वो सारे वर्ड लिख दो जितने बढ़िया, जो लिख सकते हो, ठीक है? तो सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन इज मेंटेनेबल। तो इसका आंसर है, क्या कर सकते हैं? आंसर इज यस, इट इज अ मेंटेनेबल even for the recovery of possession, but the only thing is you have to file a suit within a reasonable time, and it is a discretion of the court. Court may grant or may not grant.
But if the court is not granting, if the court is refusing it, you would be having alternate remedy. Where you'll go? 151. अभी तो ये वाला सेक्शन आ जाएगा ना, सेक्शन 5. वन सेक्शन 5 कहाँ ले जाएगा? फिर वो आपको सीपीसी में ले जाएगा. आप फाइल करो, फिर रेगुलर सूट फाइल करो. ठीक है, चाहे 151 यूज करो, कोई भी यूज करो. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. तो मैं केस भी लिखा देता हूं इस पे. केस का नाम लिखेंगे जोसेफ Severance and others versus Benny Matthew and others. Benny Matthew and others. 2005. इसमें हुआ क्या था? पहले हमने सूट फाइल किया. पहले हमने जो सूट फाइल किया था, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन. ठीक है, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल किया. सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन फाइल हुआ फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन. मेरे साथ ही लिखते चले क्योंकि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं. आरोपी रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सूट फाइल किया प्लेंटिफ ने. और जो सूट फाइल किया गया था वो ऑफ कोर्स ही बात है ट्रायल कोर्ट में हुआ होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. एंड देन ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट ने डिक्री दे दी थी. ट्रायल कोर्ट और एपलेट कोर्ट, दैट मींस इट कैन बी द हाई कोर्ट, इन्होंने डिक्री दे दी कि हाँ मैंडेटरी इंजंक्शन में रिकवरी ऑफ पोजेशन पॉसिबल है. ठीक है, इन्होंने कह दिया था कि हाँ ठीक है मिल जाएगा. बट अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने मना कर दिया था. ठीक है, हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको तो रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए सूट फाइल करना पड़ेगा, अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा. यू कैन नॉट गो इन अ मैंडेटरी इंजंक्शन, बट यू हैव टू फाइल अ सेपरेट, डिफरेंट सूट इन द फॉर्म ऑफ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन होना चाहिए उसका टाइटल. ठीक है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ये होना चाहिए, और वो सीपीसी में जाएगा, not under this section 39. High Court ने मना कर दिया, but it has been reversed by Honorable Apex Court. तो सुप्रीम कोर्ट ने सो कहा नहीं, यहाँ पे भी पॉसिबल है, दिया जा सकता है. इतना ध्यान रखना. ठीक है, तो क्योंकि ये स्पीडी रेमेडी है, कहीं ना कहीं ये कैसी रेमेडी है, स्पीडी में मिल जाता है, यहाँ पर प्रॉम्प्टली डिसाइड हो जाता है. बट यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट रीजनेबल टाइम. स्पीडी जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा. ठीक है, जोसेफ सेवरेंस एंड अदर्स, बेनी मैथ्यू लिख लिया. ओके, आगे चलते हैं. अपॉर्चुनिटी क्या दी जाएगी कोई भी इंटरिम इंजंक्शन देने से पहले? क्या कोई इंजंक्शन देने से पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, अपॉर्चुनिटी दी जाती है सर टेम्परेरी इंजंक्शन में तो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दिया जाता है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी. मैंडेटरी है कि भाई एक्स पार्टी देना ही देना है? नो सर. तो नोटिस तो दिया जाता है. अगर नहीं है दिया जा सकता, डिले हो जाएगा, तब होता है वो, तो नोटिस ना दे तब एक्स पार्टी होता है. सर जो एड इंटरिम इंजंक्शन हम पढ़ते हैं वो एक्स पार्टी ही है. अभी लिखाऊंगा, अभी नई चीजें सुनाऊंगा. ऐसी चीजें शायद वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप शायद पहली बार सुनेंगे, धीरे धीरे वहीं पे पहुंचेंगे हम. अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन बिफोर ग्रांटिंग. मस्ट बी दी जानी चाहिए, वैसे मस्ट बी गिवन बिफोर ग्रांटिंग. ग्रांटिंग इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन. अच्छा, इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन भी हो सकता है क्या? हाँ जी, इंटरिम समझ जाना भैया, जब भी हम एक बीच में कुछ चीज करती है ना कोर्ट, तो वो इंटरिम हो जाता है. चाहे जैसे इंटरिम बेल हो गई, पढ़ा था हमने सीआरपीसी में, इंटरिम इंजंक्शन,
तो इट इज इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन। भाई इसमें तो टाइम लगेगा ना पूरा डिसाइड होने में सूट, तो इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जा सकता है। देखो अगर हम ऑर्डर नंबर 39 की बात करेंगे ना, तो उसको जो हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ऑर्डर नंबर 39 वैसे तो टेम्पररी की बात करता है, लेकिन हाउएवर टेम्पररी इंजंक्शन में भी आपको नोटिस की बात की गई है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन अगर कई बार नोटिस नहीं दे पाते ना, तो हम एक्सपार्टे भी करवा सकते हैं। एक्सपार्टे प्रोसीडिंग होगी, उसी दिन आपका डिसीजन हो जाएगा। लेकिन उस दिन क्या होता है, अच्छा बताइए ऑर्डर नंबर 39 में क्या लिखा है। अगर आपने एक्सपार्टे इंटरिम इंजंक्शन ले लिया है, तो एक्सपार्टे इंटरिम इंजंक्शन अगर आपने ले लिया है तो क्या प्रोसीजर रहेगा। हाँ जी, पढ़ा है 39 का 3। ये सब पढ़ा तो है। क्या करना पड़ता है फिर, अगर आपने नोटिस नहीं भेजा दूसरी पार्टी को और कोर्ट ने इंटरिम इंजंक्शन दे दिया है, इंटरिम इंजंक्शन दे दिया है, तो क्या करना पड़ता है आपको फिर। सर रीजंस रिकॉर्ड। अरे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को उसी दिन कि भाई साहब हमने इंटरिम इंजंक्शन ले लिया है, और नोटिस ऑर्डर की कॉपी वगैरह सब भेजेंगे, उसी दिन भेजना पड़ेगा। इंजंक्शन लेने के बाद भी नोटिस भेजना पड़ता है, ठीक है। अभी पढ़ेंगे 39 का 3 पढ़ा दूंगा। ओके तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग हमेशा दी जाती है, बट हाँ कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे नहीं हो पाती। अरे अगर हम अपॉर्चुनिटी के चक्कर में लगेंगे, सामने वाली पार्टी को सुनेंगे, इतने में तो पूरा मकान खड़ा हो जाएगा, तो अभी उसको बिगर अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली इंटरिम इंजंक्शन पास कर दिया जाए। बट लॉ हमेशा ये कहता है कि हाँ नोटिस एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कि आपको नोटिस तो देना ही पड़ेगा। नोटिस इज ऑलवेज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। तो ये कहा गया था अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मस्ट बी गिवन बिफोर ग्रांटिंग इंटरिम इंजंक्शन, देना ही चाहिए। इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ सैयद अफजल। रीसेंट केस है, अभी 2020 का ही है, कोरोना के दौरान ही आया ये केस। सैयद अफजल, ये इंसान मर चुका था, इसके एलआर के जरिए केस फाइल हुआ था, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अदर्स वर्सेस रुबीना सईद। रुबीना सईद, फैजुद्दीन एंड अदर्स, फैजुद्दीन एंड ऑन अदर्स 2020 का केस है, ठीक है। तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई ये नोटिस तो दो, अपॉर्चुनिटी दो सामने वाले को, तभी तो मैंडेटरी इंजंक्शन मिलेगा। बट दे कैन बी पॉसिबिलिटी जहां पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि नोटिस देने का टाइम ही नहीं होगा, तो इमिडिएटली भी पास हो सकता है। ठीक है, याद रखना ये केस लेटेस्ट है तो इसलिए भूलना मत। इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन पे एक केस है, वो बहुत ही फेमस केस है, उसका नाम आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन कौन सा केस है, कौन बताएगा। बहुत ही लीडिंग केस है। एक होता है लीडिंग केस, कुछ होते हैं लेटेस्ट केस। ये लेटेस्ट केस है, बट हम कर रहे हैं लीडिंग केस। इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन पे एक बहुत ही लीडिंग केस है, दैट इज, यामिनी बताओ जरा, पढ़ा है केस। सर नहीं पता। ये बहुत ही लीडिंग केस है, ये हर जगह यूज हो जाता है। दोराब कोवासजी, CAWASJI, कोवासजी, वार्डन वर्सेस कोमी सोराब। इसको लिख लेना, भूलना मत गलती से भी। लिख तो सारी चीज रहे हो, लेकिन इस पे चाहे स्टार लगा लेना, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो लेटेस्ट ये वाला आप नहीं भी लिखोगे ना, तो हर किसी को पता नहीं होगा ये केस, लेकिन ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है। दोराब का साहबजी का, वार्डन वर्सेस कौमी सोराबजी वार्डन एंड अदर्स एंड अदर्स। ठीक है, क्या हुआ था इस केस में, इसकी रीजनिंग लिख लेते हैं।
तो कोर्ट ने कहा है रिलीफ ऑफ इंटरलॉक्टरी मैंडेटरी इंजंक्शन आर ग्रांटेड जर्नली। कब दी जाती है ये इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन? कब दिया जाता है? जर्नली इट इज बीन ग्रांटेड फॉर व्हाट? टू प्रिजर्व। इसमें गाइडलाइंस भी लेट डाउन की गई है कब कब दी जाएगी, ठीक है। इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन कब कब दिया जाएगा? टू प्रिजर्व और टू रिस्टोर, और टू रिस्टोर करने के लिए। रिस्टोर क्या करना है? द स्टेटस को, ठीक है, ऑफ द लास्ट नॉन कंटेस्टेड स्टेटस। स्टेटस को ऑफ व्हाट? ऑफ द लास्ट नॉन कंटेस्टेड स्टेटस। जो पहले स्टेटस था ना वो लेके आना, यानी इसलिए तो कर रहे हैं मैंडेटरी, मैं नीचे गिराइए इसको। विच प्रिसीडेड द पेंडिंग कंट्रोवर्सी, इसको कंटिन्यू यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। विच प्रिसीडेड द पेंडिंग कंट्रोवर्सी, जो पहले कंट्रोवर्सी थी वैसी सिचुएशन में लेके आना चीजों को, कंट्रोवर्सी। until final hearing, until final hearing। तो ये बहुत लीडिंग केस है, इसको याद रखना, ठीक है। until final hearing। तो इसमें क्या करते हैं? कंपेल करते हैं, इस पर्टिकुलर में कंपेल करते हैं कि भाई आपको ये करना है, तो ये ध्यान रखना बस। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, जो उसने इलीगली डन किया है, इलीगली किया है, या रेस्टोरेशन, ठीक है। कंपेल व्हिच हैज बीन डन इलीगली, या उसको रिस्टोर करें। इसी केस में कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस भी लेट डाउन की है कि एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन कोर्ट क्या क्या चीजों को ध्यान में रखेगी, क्या क्या चीजें ध्यान रखेगी? वैसे वही चीजें जो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज। मैं यहाँ लिख रहा हूं गाइडलाइंस। व्हाट आर द गाइडलाइंस? स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लेंटिफ। स्ट्रॉन्ग केस किसका है? स्ट्रॉन्ग केस किसका है? प्लेंटिफ का। स्ट्रॉन्ग केस जो है वो इनफैक्ट प्रीमा फेसी से भी ऊपर होता है, ठीक है। केस में इसमें कहा गया है कि इवन इज हायर स्टैंडर्ड देन प्रीमा फेसी केस। हायर स्टैंडर्ड यानी यहाँ पर चांस किसके हैं जीतने के? प्लेंटिफ के होंगे, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग केस कहा गया। स्ट्रॉन्ग केस ऑफ द प्लेंटिफ इवन हायर स्टैंडर्ड, इवन मोर देन द प्रीमा फेसी केस, इसलिए इसको दिया जा सकता है मैंडेटरी। अगर नहीं दिया गया, हाँ जी सर ये एक बार लाइन दोबारा बोलना, आपने पूरा क्या बोला? स्ट्रॉन्ग केस ऑफ प्लेंटिफ हायर में हायर स्टैंडर्ड देन प्राइमा फेसी केस। प्राइमा फेसी केस होता है ना, उसके फेवर में जनरली जाता है, ये उससे भी ऊपर है, इसलिए मैंडेट क्या रहा है? किसी का घर तोड़वाना उसने बना लिया या उसने छज्जा निकलवा लिया, तो तोड़ना इतना आसान थोड़ी ना है। तो इसका मतलब क्या? प्लेंटिफ ही जीतेगा। कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये लगता है कि हमें प्राइमा फेसी केस से भी ऊपर स्ट्रॉन्ग केस बन चुका है इसका, और जो सामने वाला वो गलत ही कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई द कोर्ट पास है ना मैंडेटरी ऑर्डर पास कर देगा, भाई ये चीज को गिराइए, ठीक है। रोकना तो आसान है लेकिन गिराना और मुश्किल होगा। तो जब मैंडेटरी ऑर्डर पास हो रहा है तो इट वुड बी अ बहुत एक्सट्रीम होता है, लेकिन हाँ केस स्ट्रांग होना चाहिए प्लेंटिफ का। और अगर ऐसा नहीं किया गया तो इरेपरेबल लॉस हो जाएगा। फिर वही वाले प्रिंसिपल, इरेपरेबल लॉस और इंजरी विच कैन नॉट बी कंपनसेटेड, जिसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते, नॉट कंपनसेटेड इन मनी, ठीक है। पैसा उसको वापस नहीं ला सकता। और एक इंपॉर्टेंट चीज है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखी जाती है। तुमने तो बिल्डिंग खड़ी कर ली और सामने वाला अपने घर में भी नहीं घुस पा रहा है, तो भाई साहब इस बिल्डिंग को गिराना पड़ेगा ना। और एक लास्ट, अल्टीमेटली कोर्ट को क्या देखना है? कोर्ट हैज टू डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ साउंड जुडिशियल डिस्क्रिशन। साउंड
जुडिशियल डिस्क्रिशन। ठीक है, साउंड जुडिशियल डिस्क्रिशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने डिस्क्रिशन का गलत इस्तेमाल ना करो कोर्ट। और ये जो गाइडलाइंस दी गई है इन द केस ऑफ कौमी सोराब, it is only exhaust, it is not exhaustive। not exhaustive क्या होता है? Other principles can be और भी टाइमली लेट डाउन किया जा सकता है। ठीक है, कुछ और भी आगे लेट डाउन किया जा सकता है। केस था ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का केस, यस सर, आरडी शेट्टी। आरडी शेट्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, वहां पे भी तो यही कहा गया है कि दिस 5 जो टेस्ट थे कि वेदर द स्टेट, मैं बीच में कुछ भी बोल सकता हूँ आप लोगों को अलर्ट रखने के लिए, क्योंकि आप वो चीजें पढ़ के आए हैं। ठीक है, whosoever is coming under state has to follow, इनमें से किसी भी 5 ग्राउंड्स में कवर हो जाए। यामिनी भूल गए क्या? सर मैं याद है मुझे, सर मैंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ओके, टेम्पररी इंजंक्शन हो गया, इनहेरेंट पावर हो गया, सेक्शन 38 हो गया। अब चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंजंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या ना पुलिस की हेल्प ली जा सकती है? यस क्या ना सर, पुलिस हेल्प, यस क्या ना पुलिस हेल्प भी asked for the enforcement of the court order या order of the court? अरे बिल्कुल ली जाएगी, हम थोड़ी ना लड़ेंगे, पुलिस की हेल्प ली जाती है। प्यार से काम हो जाए तो ठीक है, कोर्ट का बंदा जाएगा बैलिफ, वो काम करा लेता ठीक है, नहीं तो पुलिस की हेल्प ली जाएगी। क्या आपको भी कहा जा सकता है अगर आप उसके घर के बाहर खड़े हैं, बैलिफ आया अकेले काम नहीं कर पा रहा, कि हमारी हेल्प करो? यस कोई है ऑर्डर? Yes, sir. ऑर्डर कोई सेक्शन वैक्शन है क्या? सर, असिस्टेंट 39 पब्लिक ऑफिसर 39 of CRPC। 59? 39 39। हाँ जी, 39 यस सर, पक्का? यस सर। चेक कर लो। इंफॉर्मेशन होगा 40-41, ठीक है, चेक करो एक बार जल्दी से, डू द क्रॉस चेक। 40 बड़ा है, 38 है, 8 to person other than police officer executing warrant है। और 39 है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस। ये तो बहुत बड़ा सेक्शन है 39, तो शायद है तो इनमें से कुछ 37 या 38 ही होगा। तो 37 तो है पुलिस वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। ये पेपर में आते हैं, ठीक है, इनको भूलना नहीं है आप लोगों को, ये पेपर में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं बीच बीच में से, तो ये ऊपर नीचे होने नहीं चाहिए बार बार, इसको रट्टा मारो इन चीजों को। सर 38 नहीं होगा? पब्लिक टू इन्फॉर्मेशन, नहीं पब्लिक टू इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, तभी आई वाज कंफ्यूज्ड, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू, ये तो हो ही नहीं सकता। 30। इसका आंसर है ये 38 है, ठीक है 38। अरे 40-41 किसने लिख दिया? 38 है, ठीक है। यस सर। गलत कर रहे हो, ठीक है अर्चना, गड़बड़ मत करना। देखो इसको कैसे करो, कैप्चर करो आंखों में। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, मैंने बैरक नहीं देखा था, मेरे को ये पता था कि 39 बहुत बड़ा सेक्शन है, इतना बड़ा है, उसमें काफी सारी चीजें लिखी है, तो कुछ चीजें ऐसे करके भी याद करनी पड़ती है, कैप्चर करो। और मुझे ये पता था 40 विलेज का है, तो देयरफॉर आई जस्ट ऑब्जेक्टेड, तो पता लग गया था ना, तो पेपर में गलतियां होती है। आंखों को कैमरे की तरह यूज करो, कैप्चर करो चीजों को, याद कई बार चीजें नहीं होती, लेकिन आंखों के सामने जो चीज होती है वो याद रह जाती है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी तरीके के इंजंक्शंस होते हैं। एक बार हम ऑर्डर नंबर 39 को पढ़ेंगे। आप लोगों ने क्या एंटन पिलर ऑर्डर पढ़ा है? एंटन पिलर ऑर्डर क्या होता है? ये सर ये सुना तो था पर अभी याद नहीं आ रहा, ये शायद आपने ही बताया था। ये आ सकता है आपसे शॉर्ट नोट में, आ सकता है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। एंटन पिलर ऑर्डर, ये एंटन पिलर ऑर्डर जो है, ये नाम भी इसके एक केस के नाम से पड़ा है, क्योंकि एक लीडिंग केस था एंटन पिलर का। केस का नाम था एंटन पिलर केजी।
केस का नाम भी यही था, एंटन पिलर केजी वर्सेस एमएफजी प्रोग्रेस, एमएफजी प्रोसेस लिमिटेड, नॉट प्रोग्रेस, प्रोसेस लिमिटेड। ये केस था, इसमें ऑर्डर पास हुआ था। और जनरली एंटन पिलर ऑर्डर किस में मिलता है, ये मान के चलो कॉपीराइट में तो मिलता ही मिलता है। क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ। हाँ जी, क्या हो सकता है ये? देखो एक बात बताओ, अगर मैंने हिमेश रेशमिया की कोई म्यूजिक कंपोजिशन को चुराकर अपनी सीडीज बना ली है, सीडीज बना ली है मैंने, ठीक है, पहले तो सीडीज चलती थी, डीवीडी बना ली हो, और मेरे पास 1 लाख सीडी मेरे गोदाउन में पड़ी है। हाँ जी, मेरे गोडाउन में पड़ी है ये 1 लाख सीडीज। तो क्या मांगेगा प्लेंटिफ, कोर्ट से ऑर्डर क्या मांगेगा? डिस्ट्रॉय To destroy them. डिस्ट्रॉय तो मांगेगा, लेकिन वो कहेगा जनाब मुझे एक बार ऑर्डर दे, जिसके गोदाम की इंस्पेक्शन मैं ही करूंगा जाके, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, कोर्ट डिफेंडेंट को कहेगी कि आप प्लेंटिफ को आने दीजिए अपने गोदाम में, ठीक है। तो ये होता है डिफेंडेंट टू गिव परमिशन टू द प्लेंटिफ टू एंटर, डिस्ट्रॉय की बात होगी बाद में, पहले घुसने का अधिकार होगा, ठीक है, टू एंटर द प्रीमाइसेस, ठीक है, उस प्रीमाइसेस में जाने का अधिकार दीजिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिफेंडेंट, जो डिफेंडेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, डिफेंडेंट के कंट्रोल में है, और वहां से निकालेंगे माल, जो भी सीडीज आएंगे उनको तोड़ा जाएगा, बाद में डिस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो इसमें हम क्या क्या देते हैं ऑर्डर, इंस्पेक्शन का ऑर्डर दे देंगे, प्लेंटिफ खुद ही जाता है इसमें, पुलिस के साथ जाएगा, पुलिस भी साथ जा सकती है, बट प्लेंटिफ भी जाता है, ठीक है। इंस्पेक्शन का होगा, टेकिंग कस्टडी भी दे देती है कोर्ट के, भी अगर मिल जाए तो उठा के भी ले आना, टेकिंग कस्टडी ऑफ दी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या आर्टिकल हो सकता है, ओके, ये ऑर्डर दिया जाता है एंट्री का, टू एंटर। कुछ चीजों को ध्यान में रखेगी कोर्ट, ऑर्डर देगी ना, तो कुछ चीजों को फिर भी ध्यान में रखेगी, ये वाला ऑर्डर पास करते हुए कि स्ट्रॉन्ग केस होना चाहिए, देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग केस। स्ट्रॉन्ग को मैं प्राइमा फेसी भी बोल सकता हूँ, ठीक है, प्राइमा फेसी, ये केस होना चाहिए। और अगर ये ऑर्डर पास नहीं हुआ तो प्लेंटिफ को बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लेंटिफ को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है, नुकसान हो सकता है, इसलिए दिया जा रहा है, सीरियस इंजरी हो जाएगी प्लेंटिफ को। और ये क्लियर एविडेंस है, देयर इज अ क्लियर एविडेंस दैट कहीं ना कहीं डिफेंडेंट के पास हमें ये चीजें मिल जाएंगी, डिफेंडेंट के पोजीशन में ऐसी चीजें हैं जो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं, देयर कुड बी एनीथिंग, ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है। समझ में आ गया? हाँ जी, सर ये टेकिंग कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद क्या लिखा है? आर्टिकल्स, कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो, आर्टिकल्स हो, गुड्स हो, कुछ भी हो सकती है चीज, ठीक है। अगर कई बार आपको एक ऐसे भी मिल सकता है नाम, वैसे मुझे लगता नहीं है इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक और है मरेवा इंजंक्शन, सुना है कभी वर्ड ये मारेवा? हाँ जी ये भी किसी केस नेम पर होगा। सही तुक्का लगाए हैं, मरेवा इंजंक्शन, ये केस का नाम था, मरेवा कंपनियां, लिख देता हूं मैं, ये भी केस नेम पर है, ये आते नहीं है तो इतना टेंशन मत लेना, लेकिन आ जाए कभी, कंपटीशन आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। कंपनियां नाइवेरा SA वर्सेस इंटरनेशनल बल्क BULK कैरियर, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1980। इसको हम बोलते क्या है, दैट इज इसको हम बोलते हैं, जो हमने आप बोले थे ना, एक्स पार्टे इंटरलॉक्टरी इंजंक्शन, एक्स पार्टे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स,
इंजंक्शन, ठीक है, ऑर्डर नहीं इंजंक्शन, एक्स पार्टे इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन है ये। और ये क्यों इश्यू होता है? टू प्रिवेंट द डिफेंडेंट फ्रॉम द डिस्पोजिंग ऑफ हिज एसेट्स, कि डिफेंडेंट जो है वो अपनी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ ना कर दे, एसेट्स को डिस्पोज ऑफ ना करे। In order to defeat the judgment likely to pass in favor of the plaintiff, क्योंकि जजमेंट जो आने वाली है ना, जजमेंट इज लाइकली टू कम इन द फेवर ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट आने वाली है, उससे पहले डिफेंडेंट अपनी एसेट्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे। डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी और को बेच देना, ठीक है। ऑर्डर 39 में पढ़ेंगे ना, हाँ जी, ऑर्डर 39 में है नहीं ये चीजें जी सर। कि भाई डिफेंडेंट डिस्पोज ऑफ कर देगा, प्रॉपर्टी बेच देता है, तो उस चीज को रोकने के लिए तो टेम्परेरी इंजंक्शन लिया जाता है। क्या नाम है? मारेवा इंजंक्शन, याद रखना, 39 से रिलेट कर लेना इसको। चलो, ऐसा भी हो सकता है, एक और मैं बता रहा हूँ, एक और भी आ सकता है, क्या पता आ जाए। वैसे आपने सुने नहीं होंगे ये सब चीजें। जॉन डॉय सुना है? पहली बार सुन रहे होंगे सभी। जॉन डॉय को बोलते हैं हम रोलर, रोलिंग एंटन पिलर ऑर्डर, ठीक है। जॉन डॉय इज अगेन अ नेम ऑफ द पर्सन, इसको भी हम बोलते हैं एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन, ये भी केस का नाम था, एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन। वर्ड का देखो सिर्फ इतना सा फर्क है, यहाँ क्या लिखा है? इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स है, इंटरलॉक्टरी, और ये इंटरिम। इंटरलॉक्टरी कहाँ होता है? ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 6। ये ध्यान रखना भाई, इतना सा फर्क है। चलो खत्म हो गया ये वाला तो। अब हम आ जाते हैं बाकी जो रिमेनिंग हमारे 2-3 सेक्शंस हैं। 2 इलस्ट्रेशन और बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी बोलिए। तो ये थर्ड वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो, क्लियर एविडेंस ऑफ, ये वाला। अच्छा, ये जो थर्ड लिखा है, हाँ, इसमें है कि भाई एविडेंस जो है वो कहीं ना कहीं, एक मिनट, कौन सा सेंटेंस लेना है तोड़ने का, ठीक है, एक बार बताता हूँ। इसमें है क्लियर एविडेंस दैट डिफेंडेंट हैज रिलेवेंट एंड इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमें उसे पता है, प्लेंटिफ के पास ये एविडेंस है कि उसे ये लगता है कि ये जो चीजें हैं ना उसके गोदाम में मिलेंगी। क्लियर एविडेंस है उसके पास कि इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं उसके पास, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। ओके सर। प्लेंटिफ प्लेंटिफ को ये कहना पड़ेगा कि जनाब ये जो हम इसकी इंस्पेक्शन मांग रहे हैं ना, उसके गोदाम में जाने की, वहीं पे पड़े सारे डॉक्यूमेंट, जो फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं कि हमें जाने दिया जाए। मैं, अरे एक बार बताऊं, मेरे को पता है ना कि कौन से डॉक्यूमेंट है, पुलिस को कई बार नहीं पता लगेगा। मैंने तो देखी हुई चीजें होंगी, मैं कहूंगा कि हाँ उसके पास ही रखे हैं, उसने वहां रखे हो सकते हैं, तो कोर्ट मेरे को ऑर्डर पास कर देगी कि हमें ठीक है आप जाके देखिए विद द हेल्प ऑफ पुलिस। ये लेकिन ये बता दो, ये आते नहीं है पेपर में, कभी टेंशन लो इसको, सोचो, ये नहीं आते हैं जॉन डॉय और ये मारेवा, बट याद रख लेना, बस माइंड में होगा तो क्या पता जिंदगी में एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। और उसमें वापिस आ जाते हैं, अब हम 40 पे आ जाते हैं। 40 तो सिंपल सा ही है, 40 पढ़ते हैं। सेक्शन 40 में कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, जल्दी से क्विकली खत्म कर लेते हैं। ओके, 40 damages in lieu of or in addition to injunction, damages in lieu of के बजाय और in addition to injunction, दोनों चीजें बाद में ऐड हुआ है 2018। The plaintiff in a suit for the perpetual injunction under section 38 or 39 में may claim the damages either in the in addition to, वो damages भी मांग सकता है, इंजंक्शन तो मांग ही रहा है, उसके साथ damages भी मांग सकता है, या उसके सब्स्टिट्यूशन में मांग सकता है। For the injunction and the court may think fit award such damages. No relief for the damage shall be granted under this section unless, जब तक plaintiff नहीं मांगेगा तो relief नहीं मिलेगी, damages नहीं मिलेंगे, उसे लिखना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट कहता है भाई ठीक है, टाइम फॉर द टाइमिंग नहीं लिख पाया तो अब लिख दे, अमेंडमेंट कर ले प्लेंट को। लेकिन एक लास्ट चीज है द डिसमिसल ऑफ द सूट, अगर सूट डिसमिस हो गया किस चीज का, इंजंक्शन का, ठीक है,
तो उसके बाद वो डैमेजेस नहीं मांग सकता। दैट मीन्स अगर आप जिस वक्त इंजंक्शन मांग रहे हैं उसी वक्त आपको डैमेजेस भी मांग लेनी चाहिए टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। लेट्स कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन 41 जो हमने ऑलरेडी करा था, लेकिन अब कुछ टेक्निकलिटीज हैं वो और ध्यान से पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 41 इंजंक्शन कब कब रिफ्यूज हो जाएगा, भाई इनको डिटेल में पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, 11 सेक्शंस 11 सब सेक्शंस हैं, पहले 10 थे, 2018 में इसका HA और डल गया। ठीक है, ये याद रखना HA। और HA क्यों डला है, क्योंकि आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काफी डिले हो रहे थे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कितने डिले हो रहे थे, तो उन चीजों को डिले ना हो, इम्पेड ना हो, बाधा ये नहीं, ये है बाधा ना डले, टाइमली प्रोजेक्ट हो जाए सारे। तो इसलिए HA यहाँ डाला गया है कि अगर कोई भी कंपनी इंजंक्शन मांगने आई तो उसको मना कर दिया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। जनरली आपको पता होगा कि आजकल रेरा भी है, तो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन हाउ मेनी इयर्स, कितने साल में हो जाने चाहिए, 4 साल में कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं वन बाय वन। इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज, कब मना कर दिया जाएगा। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड, नहीं दिया जा सकता। आप इंजंक्शन की एप्लीकेशन या सूट लगाएंगे नहीं मिलेगा। कब, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। अच्छा एक बात बताओ, किसी इंसान को कानून का जुडिशियल प्रोसीडिंग का वो इस्तेमाल ना करे, क्या इंजंक्शन दिया जा सकता है? नो। The answer is no. Particularly कब, देखो एक तो इसकी बात यहाँ तक है, टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, यहाँ तक है जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये एक बेसिक बात करता है कि इंजंक्शन नहीं दिया जाएगा किसी इंसान को जुडिशियल प्रोसीडिंग प्रोसिक्यूट करने से, बिल्कुल नहीं। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि मेरे खिलाफ कानून कोर्ट में मत जाना? मैं नहीं कह सकता, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता कि भाई यामिनी को रोका जाए कि वो मेरे खिलाफ कोर्ट में ना आए। लेकिन ये और पर्टिकुलर बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है? एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। जहां मान के चलो मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन या सूट फाइल किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं कौन हूं, मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने ऑलरेडी एक सूट फाइल किया हुआ है, सूट फॉर द इंजंक्शन। ठीक है, पूरा पढ़ोगे ना, सूट इन विद द इंजंक्शन इज सॉट। प्लेंटिफ ने ऑलरेडी एक सूट फाइल किया हुआ है, सूट फॉर द मैंडेटरी इंजंक्शन और सूट फॉर द परपेचुअल इंजंक्शन। नाउ कैन अ डिफेंडेंट गो इन द कोर्ट कि जनाब इनको सूट फाइल करने से रोका जाए या इनका सूट रोक दिया जाए? कैन इट बी पॉसिबल? बताइए यस और नो। नो सर। नहीं होगा। ठीक है, अरे जब ऑलरेडी मैंने एक सूट फाइल किया है तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना, और आप डिफेंडेंट होने के नाते फिर मेरे खिलाफ जा रहे हैं कि इनको रोका जाए, तो वो नहीं होगा। बट ऐसा हो सकता है अगर हमने कई सारे कोर्ट में कई सारी जगह डाल दिए हमने सूट। आपने डाल दिया कहाँ पे? आपने डाल दिया 30,000 में, मैंने डाल दिया कहाँ, कड़कड़डूमा। तो फिर एक इसको क्या कर दिया जाएगा, एक ही तो कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इसलिए टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट को रोकने के लिए तो इंजंक्शन दे सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, यस सर। बी पढ़ते हैं। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। मैं इंजंक्शन के लिए कहाँ गया, सपोज करो हाई कोर्ट में गया हूँ। कौन सी हाई कोर्ट में? दिल्ली के। सामने वाला चला गया, कहाँ चला गया? वो जा रहा है कि इनको रोका जाए कि ये नीचे की किसी और कोर्ट में इंजंक्शन ना डाले, सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। ठीक है, मतलब इस किसी भी तरीके से इंजंक्शन इस तरीके से लिए नहीं, कोर्ट मना कर देगी कि आप किसी को राइट को रोक रहे हैं कि वो नीचे वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट में इंजंक्शन की एप्लीकेशन ना लगाए। ठीक है, पढ़ते हैं दोबारा। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसीडिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट, उस कोर्ट में, नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज सॉट। ठीक है, तो मैंने अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट गया हुआ हूँ और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के नीचे कौन सी कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी है दिल्ली हाई कोर्ट की? 6 कोर्ट है ना, 30,000, कड़कड़डूमा। मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि भाई इसको रोका जाए, नीचे की कोर्ट में सूट फाइल ना करे, इंजंक्शन ना लगाए, रिस्ट्रेन ना करे मुझे, तो ऐसा कोर्ट मना कर देगी, तब नहीं ग्रांट करेगी ऑर्डर। आई थिंक आज गणेश चतुर्थी है। Yes, sir.
और ढोल भी बज रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, खत्म हो जाएगा जल्दी। Now to restrain any person from applying to any legislative body, हम उस इंसान को legislative body में जाने से नहीं रोक सकते जिसका अधिकार बनता है जाने का। अब legislative body it's a very wide term, जहां पर आपकी corporations जो municipal corporation आती है वहां पे जाने से हम नहीं रोक सकते आपको। You are free to go. D कहता है to restrain any person from instituting or proceeding any proceeding in a criminal matter, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter। क्या मैं किसी इंसान को किसी क्रिमिनल मैटर में जाने से रोक सकता हूं? अगर मैंने आपको एक चेक दिया है, अगर मैंने आपको एक चेक इशू किया है और वो चेक मान लो बाउंस हो जाता है, वो चेक मान लो बाउंस हो जाता है, तो क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, सिविल कोर्ट में, कि जनाब इनको रोका जाए, मेरे खिलाफ चेक बाउंस का केस 138 का क्रिमिनल कोर्ट में ना डाले? कैन आई डू इट सो? नो, नहीं कर सकता। मैंने एग्जाम्पल दिया, क्रिमिनल मैटर लिखा, कितनी बड़ी चीज हो, तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, रोक नहीं सकता सामने वाली पार्टी को मेरे खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट या क्रिमिनल मैटर ना फाइल करे। ठीक है, चेक बाउंस का केस तो पता है ना, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कितनी सजा है ये बता दीजिए जल्दी से। हाँ जी, कोई सजा वजह है या नहीं है? Yes, sir. कितनी सजा है? So double the amount of check है तो हाँ वो तो हो गया सजा। सजा 6 महीने। 6 महीने। यामिनी कितनी है? सर मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन शायद 3 years या 4 years। अरे इतनी ज्यादा, क्या जेल में डालना है क्या उसको? तो मंथ होगी सर। तो 3 month होगी सर। मंथ में नहीं है, ठीक है, मंथ में नहीं है, ईयर्स में ही है। देखो जरा। 1 या 2, हाँ जी, 1 year। 1 और 2। 1 और 2। चलो बढ़िया है, ढूंढो। मैं चाहता हूँ तुम मेहनत करो थोड़ी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी होते हैं, ठीक है, इनको नहीं मिस करना चाहिए। बताओ। अरे अब ध्यान रखना, भूलना मत। आपने अभी क्या बोला था? किसी ने बोला था ना कुछ, अरे ट्वाइस द अमाउंट जिसने बोला था, मैंने बोला था ट्वाइस द अमाउंट है ना, तो ट्वाइस में क्या आता है? 2 आ रहा है ना, 2 years। 2 ही साल है, ठीक है। और ये चेंज हुआ, पहले कम थी सजा, पहले कितनी थी पहले बताइए जरा। पहले 1 साल थी, ठीक है, उसको बढ़ा दिया गया है। कब बढ़ाया है? कब बढ़ाया है? सही तभी हुआ था amendment। 2003 18 वाला नहीं, 18 वाला नहीं, 2003, ठीक है। 18 में अमेंडमेंट जो, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है वो तो, 2018 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 143 क्या किया है उसमें? हाँ, 143A and 148। इंटरिम रिलीफ, इंटरिम कंपनसेशन, ठीक है। और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोविजन जुड़े हैं उसमें। और कुछ भी हुआ है या नहीं हुआ है? चलो बात देखेंगे इसको, बहुत बढ़िया प्रोविजन है वैसे। चलो आगे चलते हैं। हमने कर लिया था, यहाँ तक हो गया हमारा। आगे चलते हैं ई पे। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। हम इंजंक्शन उस चीज के लिए नहीं मिलेगा, उस चीज को रोकने के लिए, द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। अब वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड कहाँ पढ़ा था हमने? सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में तो कोर्ट भी कंपेल नहीं कर सकती आप परफॉर्म करें, तो इंजंक्शन कैसे लिया जा सकता है? इंजंक्शन भी नहीं मिलेगा, राइट। तो उस बात के लिए इंजंक्शन नहीं मिलेगा जहां पर आप, जिसके पास अधिकार है वो ब्रीच कर सकता। आप कह रहे हैं ब्रीच ना करे, वो ब्रीच ऑफ कोर्स ही बात है, जब मेरे पास एक ऑप्शन है मैं ब्रीच कर सकता हूँ। मैं एक पर्सनल क्वालिफिकेशन में हूँ, मेरे को गाना गाना है, मेरे को खांसी हो गई, मैं नहीं गा पाऊंगा, तो मैं ब्रीच कर सकता हूँ। तो कोर्ट में ये थोड़ी ना, इंजंक्शन थोड़ी ना मांगेगा सामने वाला कि नहीं जनाब इनसे गाना गवाइए, ठीक है। तो ये है सेक्शन 41 का ई। इसी के आगे लिख लीजिए, इसी के आगे लिख लीजिए एक्सेप्शन ऑफ 42 इसका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है 42, वहां पे मिल जाता है। वहां पे क्या पढ़ा था हमने? अरे पॉजिटिव
के लिए नहीं मिल सकता इंजंक्शन, लेकिन नेगेटिव बात के लिए तो मिल सकता है। मैं वो कह रहा है कि मैं यहाँ गाना नहीं गाऊंगा, इंजंक्शन मिलेगा? बताइए जरा जल्दी से। नो। हाँ जी, इंजंक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी हालत खराब है, वो गा ही नहीं पाएगा, या कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल नेचर का हो। लेकिन अगर वो कहता है कि मैं तो दूसरी जगह गाऊंगा, तो क्या मैं उसको रुकवा सकता हूँ? यस। तो अगर आप पॉजिटिव इंजंक्शन नहीं मान सकते, पॉजिटिव जहाँ पे दोनों चीजें एग्रीमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव है, इफ यू कैन नॉट एनफोर्स द पॉजिटिव टर्म्स, बट इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट आस्क द कोर्ट टू कंपेल, कि वो नेगेटिव के लिए तो करवा ही सकते हैं कि वो कहीं और भी गाना ना गाए। अच्छा, सपोज करो मैंने अपनी गुडविल आपको बेची है, मैंने इंद्रजीत संतोषी के नाम से जो हमारी लॉ क्लासेस चलती है, मैंने इसकी गुडविल जो भी कुछ होगी वो आपको बेच दी है, ठीक है? और पता चला मैंने एक और चैनल खोल लिया है आईजीएस लॉ क्लासेस से, आप क्या कहोगे? व्हाट यू विल डू? मैंडेट कि जनाब इनको रोका जाए, इनको रोका जाए, ठीक है? आप रुकवाओगे ना? आप रुकवाओगे कि भाई इनको रोका जाए। बट सपोज अगर मैंने हाँ एक और चीज रुकवा लिया है, मैंने एक और चीज अगर वो चैनल खोल लिया है, तो आप रुकवाओगे। दैट मीन्स नेगेटिव चीज तो करवा ही सकते हैं, अगर आप पॉजिटिव नहीं करवा सकते तो। अभी मैं एग्जांपल ही बताऊंगा, गुडविल वगैरह वाले जो एग्जांपल्स हैं वो 42 पे अप्लाई होंगे। तो कुछ चीज आप पॉजिटिवली नहीं करवा सकते, तो नेगेटिव तो करवा ही सकते हैं। नाउ एफ कहता है to prevent on the ground of the nuisance an act of which is not reasonably clear that it will be a nuisance। मैंने एग्जांपल बता ही दिया इसका कि भाई आपके लोकेलिटी में एक पार्क खोल दिया गया है, उस पार्क के अंदर बच्चे आते हैं मॉर्निंग में और वो आपको थोड़ा शोर शराबा करते हैं, आप कह रहे हैं इसको बंद करवाइए। अरे न्यूसेंस थोड़ी ना है, रीजनेबल चीजें तो होंगी ही। बट अगर आप चाहते हैं कि इंजंक्शन चाहिए, देन यू हैव टू प्रूव बिफोर द कोर्ट कि इससे आपको बहुत बड़ी समस्या हो रही है, ठीक है? And then we have to prevent a continuous breach in which the plaintiff has acquiesced। acquisite का मतलब क्या होता है? जहाँ पे plaintiff ने अपनी कंसेंट दे रखी हो, जब plaintiff ने कंसेंट दे रखी हो। अब सपोज कीजिए कोई मेरा खाली प्लॉट था, मेरा कोई खाली प्लॉट है, उस प्लॉट पे मैं गया, मैंने देखा है मेरे खाली प्लॉट पे किसी ने थोड़ा सा घेराव कर लिया है, वो अपनी कोई शॉप खोल लगाने लग गया है, जैसे होता ना वो कुछ ऐसा कुछ बना के बैठ के, खाट वाट बिछा के बैठ जाता है और सामान बेच रहा है वहीं पे। धीरे धीरे उसने कुछ और चीज बढ़ा ली, मैं दूसरी बार गया, उसने ईंट भी लगा ली, तीसरी बार उसने दरवाजा भी लगा लिया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, तो क्या आप कोर्ट मुझे इंजंक्शन देगी उसको हटाने के लिए? Yes, sir. नहीं देगी। No, तो no, आप- no, sir. अरे आप खुद प्रिवेंट, आपने खुद एक्शन नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूइंग ब्रीच इन दी प्लांटिव एक्शंस, आप अपनी स्वीकृति दे रहे हो, तो फिर रिलीफ नहीं मिलेगी। और एक चीज और ध्यान रखना, 12 साल बाद तो एडवर्स पोजीशन हो जाएगा इसका, कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड पोजीशन में रहा तो सेटल्ड पोजीशन में हो जाएगा, निकाल भी नहीं पाओगे। तो कभी भी अतिक्रमण को उसी दिन भगा दो किसी भी तरीके से, पुलिस की हेल्प लो या किसी की लो, ठीक है? फिर एच में आपको बता ही चुका हूं, when equally efficacious reliefs can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in the case of breach of trust के केस में तो मिल ही जाएगा इंजंक्शन, अदरवाइज नो इंजंक्शन वुड बी ग्रांटेड। मैंने आपको बताया इक्वली एफिकेशियस रिलीफ वो क्या होता है? जब मेरे पास एक ऑलरेडी ऑप्शन है कि मैं पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा सकता हूँ, वो मुझे मकान नहीं बेच रहा है, ठीक है, वो मुझे मकान नहीं बेच रहा है, तो आई कैन गो फॉर दिस पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट कैन आई गो फॉर द मैंडेटरी इंजंक्शन? 39 का यूज कर सकते हो? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी रिलीफ अवेलेबल है। तो कोर्ट मना कर दे कि नहीं, आप एक काम कीजिए, आपको इसका सूट फाइल करिए, आप किस चीज पे? पैसिव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवाइए, हमारे पास इंजंक्शन क्यों मांगने आए हैं, आप पैसिव परफॉर्मेंस के लिए जाइए, ठीक है? एच बहुत ही सिंपल है, if it would impede or delay the progress of the completion of any project, infrastructure project, or interference with the continued provision of the relevant facilities related to or the service being the subject matter of the project। हमारी जो लास्ट में की स्केड्यूल है उसमें 6 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे काम को रोका नहीं जाएगा, ठीक है? तो उन चीजों को, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डिले हो रहा है, बहुत चीजें डिले होती थी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में,
10-10, 20-20 साल लग जाते थे, प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं होती थी। तो अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में पर्टिकुलरली इंजंक्शन नहीं दिया जाता है। And the I कहता है when the conduct of the plaintiff or his agent has been such as to disentitle him to be assistance of the court. Plaintiff और agent का खुद का conduct ऐसा है कि उन्हें court के assistance नहीं दी जानी चाहिए. Why? Because it is based on the principle whosoever is coming before the court come with a clean hand. तो plaintiff की नियति को ठीक नहीं है तो नहीं मिलेगा आपको injunction. And the last one is the when the plaintiff has no personal interest in the matter. प्लेंटिफ का इंटरेस्ट होना चाहिए, प्लेंटिफ किसी और के बिहाफ पे, स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल फॉर द इंजंक्शन, ठीक है। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं वो नहीं फाइल कर पाएगा। सिर्फ जो जी है ना हमारा पॉइंट, जी में आप एक चीज और लिख लेना, जी में एक मैक्सिम आता है, ये कंटिन्यूअस ब्रीच विद द प्लेंटिफ एज एक्विजिट, जहां पे उसने अपनी स्वीकृति दे रखी है, मौन स्वीकृति बोलते हैं इसको, मौन स्वीकृति, यानी प्लेंटिफ कुछ कर नहीं रहा है जबकि वो कर सकता है, उसने नहीं किया तो इंजंक्शन नहीं मिलेगा। इसमें बोलते हैं, एक मैक्सिम लिखिए, डिले डिफीट, हाँ जी पूरा सेंटेंस करिए, डिले डिफीट द रेमेडी इक्विटी, ठीक है, डिले डिफीट इक्विटी। अब आपको इक्विटी नहीं मिलेगी अगर आप खुद ही देख रहे थे यहाँ गड़बड़ हो रही है, एक्शन ही नहीं ले रहे, तो कानून क्यों प्रोटेक्ट करेगा आपको। और लास्ट एक्शन है हमारा इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, injunction to perform negative agreement, notwithstanding anything contained in 41E, मैंने कहा था ये इसका एक्सेप्शन है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है वहां पे तो परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, इंजंक्शन नहीं दिया जा सकता जहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल। बट कहाँ किया जा सकता, वे द कॉन्ट्रैक्ट कंप्राइज एन अफर्मेटिव एग्रीमेंट टू डू अ सर्टेन एक्ट कपल विद द नेगेटिव एग्रीमेंट। अगर कोर्ट अफर्मेटिव काम नहीं करा सकती तो नेगेटिव तो करवाई सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाई नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट, द सर्कमस्टेंसेस दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल, court is unable to compel specific performance of affirmative agreement shall not preclude, नहीं रोकता है कानून उसको, कोर्ट को, कि वो प्रेक्लूड हो जाए it from granting an injunction to perform the negative agreement, उसको नेगेटिव एग्रीमेंट करने के लिए बोल सकती है। जैसे मैंने कहा मीका सिंह की आवाज खराब है, वो कह रहा है मैं गाना नहीं गा पाऊंगा, माना कि आपके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और सामने वाले को कह रहा है कि हाँ मैं आपके लिए गाना गा दूंगा, तो कितनी गलत बात कर रहा है। मेरा गाना मेरे टाइम पे तो नहीं गा रहा और उसी टाइम पे किसी और के लिए गा रहा है, तो मैं कहूंगा जनाब इसको वहां से गाने भी ना गाए, इसलिए रुकवाया जाए। प्रोवाइड द प्लेंटिफ हैज नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन प्लेंटिफ जो कोर्ट में आ रहा है तो उसने भी अभी कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट, खारिज ना किया हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 42 तक। एक दो इसमें इलस्ट्रेशंस हैं वो कर लेते हैं, और उस इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन आता है मेंस का। अब आप मुझे बताइएगा, मैं आपसे दो इलस्ट्रेशंस पूछता हूँ, 2-3, वो इलस्ट्रेशन सॉल्व कीजिए, और लास्ट में एक बार ये देख लेते हैं। स्केड्यूल मैंने कहा था कि स्केड्यूल है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की गई है, कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स कौन कौन से होंगे। यहाँ पे इन मामलों में इंजंक्शन नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अभी आप पढ़ लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है इसमें कितनी एंट्रीज हैं, 6 एंट्रीज हैं। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक सेकंड, कितनी है? 5। यस सर। एक सेकंड, ठीक है, 5 एंट्रीज हैं। इसका आप एक बार ना रीडिंग जरूर कर लेना, क्या क्या चीज कवर हो रही है। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या चीजें आ रही हैं, एनर्जी में क्या क्या चीज आ रही है, वाटर एंड सैनिटेशन में क्या क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन एंड सोशल एंड कमर्शियल। किसी में 7 एंट्रीज हैं, किसी में 6 हैं। 7, 6, 6, 7, 3, 10 पढ़ लेना, इतना टेंशन मत लेना कभी इनको रटने लग जाओ, भाई एक बार स्टडी करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक दो मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ जो सॉर्टेड आउट, और फिर हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है आज का। इनको सॉल्व कीजिए क्योंकि मेंस का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पहले कुछ इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जो 41 से रिलेटेड है, 41 या 42 से रिलेटेड होंगे, आप बताना। ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किससे, टू सेल टू बी, बी को वो बेचेगा अपनी गुडविल,
ठीक है, गुडविल बेचेगा बिजनेस की। ए देन सेट अप अ सिमिलर बिजनेस क्लोज बाय बी शॉप। गुडविल बेच दी है बी को और बी के ही बराबर में एक और शॉप खरीद लिया सेम चीज की, सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स की। और कर क्या रहा है ये ए, जो इसके पुराने कस्टमर थे, ओल्ड कस्टमर थे, उनको भी सॉलिसिट करता है, ठीक है, पुराने कस्टमर को भी अपनी तरफ बुलाता है टू डील विद हिम, के उससे वो कॉन्ट्रैक्ट करे। अब आप बताइए इंजंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, क्या बी इंजंक्शन के लिए जा सकता है ए के अगेंस्ट? Yes, sir. Yes, Yes. sir. बिल्कुल जाएगा। बी में ऑब्टेन an injunction to restrain A from soliciting the customers and from doing any act whereby their goodwill may be withdrawn from the A। तो बिल्कुल ये इसके लिए इंजंक्शन फाइल कर देगा ये। सिंपल सा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 42 पे। अब मैं जो इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ ये 42 पे है। आप बताना क्या पॉसिबल है। ए ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि ए जो है वो गाएगा बी के लिए, बी के कॉन्सर्ट में गाएगा फॉर दी 12 मंथ्स, 12 महीने तक वो बी के लिए गाएगा, 12 मंथ्स, ठीक है, 12 महीने तक बी के लिए वो गाना गाएगा। क्या बी ऑब्टेन कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर ए गाना नहीं गाता है? कैन बी अप्रोच द कोर्ट फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टू कंपेल ए टू सिंग? क्या बी ए के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है कि ए को दबाव डाला जाए कि वो मेरे कॉन्सर्ट में गाना गाए क्योंकि 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है? कैन बी अप्रोच द कोर्ट? No. व्हाई सो? So 14C, section 14C. हाँ जी, देखो ध्यान रखना बिल्कुल, 14 का सी यही तो कहता है, ये पर्सनल क्वालिफिकेशन है ना इसकी। अरे इसलिए भी नहीं करवाया जा सकता सो कंपेल, पता चला खराब गा रहा है, भाई दिल से गाएगा क्या ये? अगर कोर्ट में भी जाएगा ये के खिलाफ तो दिल से गाएगा, गाना तो दिल से गाएगा, दिल से रे, लेकिन बहुत घटिया गाएगा, ठीक है, तो बहुत घटिया गाएगा। तो ये कंपेल किया जा सकता है क्या? No. क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा? क्या इंजंक्शन मिलेगा सेक्शन 41 में? बताइए No, जल्दी sir. से। No, no, no. नहीं मिलेगा ना। लेकिन ये 41 बंदा कहीं और गाए तो, ए कहीं और गाए तो उसी दिन तो मिलेगा क्या? सी को, सी के लिए गाता है, कहता है मैं तो सी के लिए गाऊंगा। तो क्या बी, अरे इसको एनफोर्स नहीं करा सकता ना कि मेरे यहाँ पे गा, लेकिन इसको तो रोक सकता है कि सी के यहाँ पे भी मत गा। कैन इट बी पॉसिबल? Yes, section 42. 42 नेगेटिव के लिए तो रोकेगा ना कि तुमको यहाँ भी नहीं गाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आप कहीं जॉब करते हैं, जब आप जॉब करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी फिलफिल करते हैं नहीं करते हैं? भाई 1 साल तक आप यहीं पढ़ाओगे, 1 साल तक हर्षना कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवाया होगा कहीं ना कहीं, Yes, sir. तो 1 साल तक आप यहीं पढ़ाओगे, 3 साल तक यहीं पढ़ाओगे। अब आप सपोज करो वो आपसे कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो नहीं पढ़ा रही हूँ, हर्षना ने मना कर दिया मैं नहीं पढ़ाऊँ, क्या आपको लीगल नोटिस भेजेंगे? नहीं भेजेंगे? यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले भेज देंगे कि भैया आइए पढ़ाइए, लेकिन एनफोर्स होगा क्या? क्या No. एनफोर्स होगा? तेज बोलिए, मजा नहीं आ रहा। No, sir. क्यों नहीं होगा? तो Sir, personal yes. पर्सनल क्वालिफिकेशन है, पता चला आप कुछ गलत ही पढ़ाने स्टार्ट कर दो, बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है। क्या कोर्ट सुपरवाइज कर सकता है? No, sir. अर्चना कैसी पढ़ा रही है, मैं बैठूंगा, मैं चीफ क्या नाम है सिविल जज हूँ 30,000 कोर्ट में, अर्चना के पास कॉलेज में जाके देखेंगे कैसे पढ़ा रहा है, पीछे बैठ जाएंगे जज साहब जाके, ये तो अच्छा पढ़ा रही है। इज दैट पॉसिबल? कोर्ट कैन सुपरवाइज योर फंक्शन? कोर्ट नहीं कर पाएगी, तो ये एनफोर्स नहीं होगा। जब ये एनफोर्स नहीं होगा, लेकिन हर्षना ने तो कुछ कहीं और अपना कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन इसको रोका जा सकता है? Yes. इसको रोका जा सकता है कि आप कहीं और भी नहीं पढ़ाओगे, यहाँ नहीं पढ़ा रहे तो कहीं और नहीं, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था। लेकिन फिर भी देखो कोर्ट है ना लीनियंट होती है, कोर्ट थोड़ी लीनियंट होती है। अब एक बात बताओ, कोरोना चल रहा है, अरे हमें पसंद नहीं आया जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट फिल कर रखा था, वो इतना एक्सप्लॉइट कर रहा था, तो कोरोना में मैं क्या घर पे बैठ के मर जाऊं क्या? अरे खाने को भी तो चाहिए, नौकरी तो करनी पड़ेगी ना। तो कोर्ट इन चीजों को देखती है
then only the court will pass an order for the injunction. Are you getting my point? Balance of convenience, irreparable loss, सब चीजों को ध्यान रखेगी नहीं रखेगी? तो सर अभी जो आपने एग्जांपल दिया जो सी के लिए गा रहा है, तो वहां पर हम इंजंक्शन तो ग्रांट कर रहे हैं लेकिन उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। सब ये कुछ है। होगा। अरे उसका फायदा क्या है इंजंक्शन देने के बाद इन्फोर्स नहीं करा सकते तो? ये क्या बात हुई? इंजंक्शन पहले वाले हम पॉजिटिव को नहीं करवा सकते ना इन्फोर्स, नेगेटिव वाले को तो करवा सकते हैं, ये बात अलग है। Yes. नेगेटिव वाले को करा सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे होता है सारी चीज, विवेकता पे होता है। विवेकता क्या? अगर मैं भाई मेरे को कोई घटिया सा कॉलेज में मैंने गलती से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पता चला वहां तो मुझसे 12 घंटे काम करा रहे हैं, तो मैं क्या लेबर हूँ? मैं 12 घंटे काम करूंगा? मैं इंटेलेक्चुअल हूँ? पता चला मेरे से कह रहे हैं वहां पंखे साफ करो, मैं टीचर हूँ पंखे साफ करूंगा, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में बंधा रहूंगा क्या? तो मैं ब्रीच कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे कंपेल नहीं कह सकता आप कॉन्ट्रैक्ट में बने रहिए। लेकिन अगर मैंने कहीं और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर वैसे उनके पास अधिकार है, मेरे को रोकवा सकते हैं, लेकिन कोर्ट भी तो देखेगी कि भाई साहब इसको तो लिवलीहुड भी चाहिए। तो उस सिचुएशन को देखते हुए कोर्ट क्या पता मना कर दे कि नेगेटिव भी परफॉर्म नहीं करवाया जाए, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। चलो आगे चलते हैं। ये 2 केसेस बहुत हैं। जजमेंट जब लिखो तो दिमाग लगा के लिखना, जरूरी नहीं होता कि सारी चीज लॉ में जो एज इट इज लिखे वही लिखना है, लॉजिकल बातें लिखनी है। बैरेट से थोड़ा बाहर मत जाना, जो कानून लिखा है वो तो लिखना ही, लेकिन अपने आंसर को अगर टेढ़े मेढ़े घुमा फिरा के आता है जस्टिफाई जरूर कर देना। अब मैं आपको एक लेटेस्ट जो दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ, सीपीसी का था, इसी से रिलेटेड था, सारे से भी। आप मुझे बताना क्या करेंगे। एक ए है, ए ने एक आर्टिकल, उसकी कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, ए का एक है मैक्सिकन बाम, नाम बार बार चेंज हो जाएगा, कई जगह जंडू बाम है, कई जगह टाइगर बाम लिख देते हैं इसको, लेकिन ये इलस्ट्रेशन बहुत बार आती है। ए जो है वो एक मैक्सिकन बाम बेचता है और उसमें ये बताया गया है कि इट इज अ रेयर एसेंस, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपने आप में रेयर है, ठीक है, एंड हैज सॉवरन मेडिसिनल क्वालिटी। इसको जो बाम को जो यूज करते हैं दैट इज फॉर द मेडिसिनल पर्पस, ठीक है, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। बाम जो सर पे लगाते हैं आपको पता होगा, टाइगर बाम जैसे। अब बी जो है, एक और इंसान है बी, उसने क्या किया है, कमेंसेस टू सेल अ सिमिलर आर्टिकल, उसने बी ने भी इसी तरीके का एक और अपना आर्टिकल बनाया, प्रोडक्ट बनाया और उसने मार्केट में बेचना स्टार्ट किया है, which he give a name and description such as to lead। इस तरीके का नाम दिया उसने, मान के चलो ये मैक्सिकन लिखा है ना, इसने मैक्सिको बाम कर दिया, ये मैक्सिकन है, इसने कहा मैक्सिको बाम, ऐसा होता है ना, इसने इस नाम से बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे लोगों को ये लगे कि यार ये तो मैक्सिकन बाम ही है। कितने लोग ऐसे होंगे जो मैक्सिकन को मैक्सिको पढ़ेंगे, सभी मैक्सिकन समझेंगे, क्योंकि अगर इसके रेपुटेशन है तो। जब इसने बी ने बेचना स्टार्ट कर दिया मैक्सिको बाम, ए ने मुकदमा डाला बी के खिलाफ, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर द इंजंक्शन, कि भाई साहब इसको रोका जाए कि ये मैक्सिको बाम को ना बेचे, ठीक है। और इसमें एंटन पिलर भी आएगा ऑर्डर, ठीक है। एंटन पिलर क्यों? क्योंकि फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैक्सिको बाम को तोड़ा जाए, उसका इंस्पेक्शन किया जाए, उसके बाद डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। अब आप पहले मुझे ये बताइए, जब ए ने मुकदमा डाला बी के ऊपर फॉर द इंजंक्शन फॉर रिस्ट्रेनिंग द सेल, इसको रोका जाए बेचने से, रिस्ट्रेनिंग सेल, ये बेचा ना जाए। बी ये कहता है, बी अपने डिफेंस में कहता है कि जनाब ये जो मैक्सिकन बाम जो ए बेचता है, इट इज नथिंग, ये कुछ है ही नहीं। पहली बात, खुद कह रहा है रेयर है, पहले ये कह रहा था रेयर है, लेकिन इसने अपने डिफेंस में कहा कि ये तो कुछ है ही नहीं, और इट इज जस्ट ओनली अ सेंटेड हॉक्स लार्ड, ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट एडमिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, इट इज नॉट अ न्यू थिंग। उसने ये कहा अपने डिफेंस में, जो कोर्ट को लगा भी कि हाँ हॉक्स लार्ड है ये तो सिर्फ। और अब आप बताइए क्या इस सिचुएशन में इंजंक्शन ए को मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी, कहने का मतलब है अगर ए ऑनेस्ट नहीं है तो क्या इसको इंजंक्शन मिलेगा?
अगर ये इसका जो ये मैक्सिकन बाम है बहुत अच्छी क्वालिटी का या किसी बेकार की चीज है, तो क्या बी के अगेंस्ट ए को इंजंक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क तो हो ही रहा है। लेकिन सर जो जो ए का प्रोडक्ट है वो लिटरल वर्क तो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको? अरे वो तो नहीं लिटरली है वर्क कॉपीराइट नहीं है ना, ये कॉपीराइट के अंडर आ जाएगा। लिटरली वर्क होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट पहले एक बार पढ़ना किन किन चीजों में मिलता है। पहली बात ये कॉपीराइट का नहीं है, ये ट्रेडमार्क का हो रहा है। तो सर अगर ये रजिस्टर्ड है तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ट्रेडमार्क हो जाएगा, अनरजिस्टर्ड है तो पासिंग ऑफ एक्शन लिया जाएगा। दोनों ही केसेस में एक्शन तो होगा इसके अगेंस्ट। तो यानी इंजंक्शन मिलेगा। यस। एक चीज का ध्यान रखना, ए का जो प्रोडक्ट है ना वो जेन्युइन होना चाहिए, देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल इंजंक्शन, अदरवाइज नॉट। सिर्फ इतनी सी बात है। वो आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है। पासिंग ऑफ तब होता है जो अनरजिस्टर्ड है। इफ अगर कोई और अपनी गुड्स को रिसेंबल किसी और के गुड्स को अपने जैसे दिखाता है तो वो पासिंग ऑफ होता है। ठीक है, तो कोर्ट ने यही कहा था, एज यूज ऑफ हिज डिस्क्रिप्शन इज नॉट एन ऑनेस्ट वन, इट इज नॉट अ ऑनेस्ट वन। ये अपने आप में ईमानदार नहीं है ना, यही खुद ईमानदार नहीं है। तो और सर आपने उसके लिए तो इक्विटी में पढ़ा है, एक सेकेंड, इक्विटी में हमने क्या पढ़ा है भाई? कानून उसको प्रोटेक्ट करता है जो इक्विटी करता है। इफ इट कमिंग बिफोर द कोर्ट कम विद अ क्लीन हैंड, तो इसका खुद ही प्रोडक्ट बेईमान है, गलत है, तो ही विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इंजंक्शन। ठीक है, और ये जो मैंने इलस्ट्रेशन दी है ना, ये इलस्ट्रेशन आपसे पूछी ही जाएगी, आंसर कॉन्ट्ररी मत लिखना, कुछ और लॉजिक मत लगाना, क्योंकि जो इलस्ट्रेशन होती है ना उसका आंसर एज इट इज ही लिखना पड़ता है हमें। उससे क्या होता है, उससे एग्जामिनर को ये पता लग जाता है कि हाँ इस बच्चे ने तो पढ़ी हुई है। ठीक है, तो उसमें बदलाव मत करना, इस इलस्ट्रेशन में बदलाव मत करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी चीज होती है उसका अगर वो ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट मतलब वो वाकई में रेयर चीज होती तो बी के खिलाफ इंजंक्शन मिलता। इट इज नॉट अ रेयर चीज, ये खुद ही बेवकूफ बना रहा है लोगों को, तो ही कैन नॉट गेट द इंजंक्शन अगेंस्ट द बी। ठीक है, हाँ जी बोलिए, यामिनी कुछ बोल रहे थे आप? सर इस चीज के लिए तो इसके ऊपर कोई और केस चलेगा, जैसे कि मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर अरे वो तो फ्रॉड बिल्कुल का, चलेगा, ये लेकिन तो ऑल इंजंक्शन टुगेदर, जी। वो तो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। आई एम नॉट सेइंग, बट ए कोर्ट में पहुंचा है तो केस जब पहुंचा है कोर्ट में, ए ने अपनी कुछ दरकार लगाई है, उस पे तो डिसीजन देगी कोर्ट। ठीक है, वो क्योंकि बात अलग है। इंजंक्शन तो क्वालिटी के अगेंस्ट है ही नहीं, वो तो सिर्फ जो ट्रेड नाम यूज कर रहा है उसके अगेंस्ट होगा। मतलब इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंजंक्शन का एक्शन। ठीक है, लेकिन कानून ऐसा थोड़ी ना उससे पूछेगी तो ना किस चीज के लिए इंजंक्शन आए हो, ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल आंख बंद करके इंजंक्शन दे दिया जाए। कोर्ट ये भी तो देखती है कि किस चीज के लिए इंजंक्शन ले रहे हो आप खुद। ठीक है, तो हमने एसआरए जब पढ़ा ना, ये एसआरए का ही है। ठीक है, ये सीपीसी से रिलेट नहीं कर रहा। एसआरए फर्स्ट ऑफ ऑल किस लिए बनाया है? इक्विटी के लिए बनाया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी एक खुद जब कोर्ट में आ रहा है तो पहले खुद भी तो देख ले, ठीक है या नहीं है? ठीक है, ठीक है सर। एक चीज मैं आपको एक केस बताता हूँ, मैं अपना ही केस बताता हूँ। एक केस था, उसमें अगर सपोज करो किसी ने 5 मंजिल मकान बना लिया है, ठीक है, किसी ने 5 मंजिल अलाउड है? 5 मंजिल सर अलाउ है? 2.5 है वो सर, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। चलो मैं मान के चल रहा हूँ दिल्ली में 1949 फिट्स तक अलाउड है। इस इंसान ने खुद अपना मकान 55 फिट्स बना रखा। कैन ही अप्रोच टू द कोर्ट कि मेरे को इंजंक्शन दिलवा दिया जाए? अरे खुद कानून की गलतियां कर रहा है तो इसको इंजंक्शन कहां से मिल जाएगा? तो लॉ इज नॉट फेवरिंग द पर्सन हु इज कमिंग बिफोर द कोर्ट विद द नॉट विद द क्लीन हैंड, उसको फेवर नहीं करेगा लॉ। एक केस में हुआ क्या था कि किसी ने इलीगल कंस्ट्रक्शन बना रखा था, तो हमने इंजंक्शन के लिए गए थे। तो जब कोर्ट ने इंजंक्शन तो दिया नहीं, कोर्ट ने इंजंक्शन तो मना ही कर दिया, साथ साथ ये कह दिया कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इलीगल कंस्ट्रक्शन है। और उसने ऑर्डर में एक जज साहब ने ये भी लिख दिया कि एमसीडी इज एट लिबर्टी टू टेक एक्शन। उन्होंने इतनी सी लाइन लिखी थी बस। अगले दिन एमसीडी वाले आए, घर तोड़ दिया पूरा। अगले दिन का मतलब सपोज कोई नोटिस दे के ही आएंगे, ऐसा नहीं कि अगले दिन रात को ही आ जाए। ठीक है, तो कानून उसी को प्रोटेक्ट करता है, तो बहुत सोच समझ के जाना पड़ता है। कोर्ट में भी गलत केस लेके जाओगे तो अपने पे पड़ जाती है।
तो सर ये वही केस हो गया ना जो आप पूछ रहे थे कि क्या डिफेंडेंट भी इंजंक्शन मांग सकता है, तो इस केस में वही हो गया ना, उल्टा ही उसको पड़ गया। नहीं वो अलग चीज है, हर चीज को रिलेट मत करो, ये अलग केस है, ठीक है। वो तो अलग ही बात बताई थी मैंने, ये मैं अपना एक प्रैक्टिकल केस बता रहा था, ऐसा हुआ था। अगले दिन बेचारे के घर ही तोड़ गए वो एमसीडी वाले आके, ठीक है। तो बेसिकली अगर खुद की चीज पायरेटेड है, एक और बात लिख लेना, ये भी इलस्ट्रेशन है। एक मैन्युफैक्चरिंग करता है, ए मैन्युफैक्चर करता है पायरेटेड सीरीज, ए मैन्युफैक्चर एंड सेल दी डेजिग्नेटिंग दैम एज अ पेटेंट। उसने क्या करा, कुछ चीज पायरेटेड थी, पायरेटेड तो नकली होती है ना, पायरेटेड चीज को, पायरेटेड चीज को वो अपना ऐसा दिखा रहा है कि मैंने इसको पेटेंट किया है, कॉपीराइट नहीं पेटेंट का लेके चल रहा है, ठीक है। पायरेटेड वैसे वैसे कॉपीराइट में यूज होता है, लेकिन आप पेटेंट में भी यूज हो सकता है, पेटेंट ऑलरेडी किसी और का है, अपना दिखा रहा है, ठीक है। और बी उसको कॉपी कर लेता है उस पेटेंट को, और ए उसके खिलाफ जाता है, बी के खिलाफ। ए का खुद पायरेटेड है, चुराया हुआ है किसी और का पेटेंट, और वो बी कॉपी कर लेता है, और ए अब जा रहा है बी के खिलाफ। तो क्या ए के फेवर में इंजंक्शन जाएगा, बी को रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा, क्योंकि ए खुद गलत है। ए कैन नॉट ऑब्टेन एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द पायरेसी। अरे जब तू खुद ही गलत है तो तेरे को कैसे मिल जाएगी रिलीफ? ये क्वेश्चन दोनों आ सकते हैं मेंस में, ठीक है, ये एग्जांपल आ सकते हैं। तो whosoever is coming before the court, ध्यान रखना, अगर एसआरए से रिलेट आ रहा तो ये लाइन जरूर लिखना, कम विद अ क्लीन हैंड, ठीक है। एसआरए इज ओवर नाउ, खत्म हो गया एसआरए। नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे कुछ इसके क्वेश्चंस है वो कर लेंगे, बट नेक्स्ट क्लास होगी अब ट्यूसडे को। आई हैव टू गो समवेयर ऑन मंडे, विल डू इट ऑन ट्यूसडे को एसआरए के क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हिंदू लॉ या फिर लिमिटेशन स्टार्ट कर लेंगे।